स्टार्टिंग में हमें हमारी मेल लीड यूसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कह रही होती है, क्या कर रहे हो गूशन, छोड़ो मुझे। और गूशन जो कि हमारा मेल लीड है वो यूसी को ज़बरदस्ती घर के अंदर लाकर बेड पर लटा देता है और बाहर खड़ी दो मेड से कहता है कि यहाँ पर आके इसके कपड़े उतार दो। फिर उसके बाद गूशन जब वापस आता है तो यूसी के कपड़े उतरे होते हैं और वो एक ब्लैंकेट लपेट कर बैठी होती है। फिर यूसी अपने माइंड के अंदर सोचती है, ओ माय गॉड, ये सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड है क्योंकि इस आदमी को नहीं पता। फिर वो 2 हफ्ते पहले सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कहती है कि 2 हफ्ते पहले मैं एक अवार्ड सेरेमनी से अवार्ड जीत कर आई थी और मैंने अपने भाई गूशन को आकर अवार्ड दिखाया, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत ही बुरा था, उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। फिर मैं सोफे पर बैठ गया और जी हाँ, 2 हफ्ते पहले तक मैं एक लड़का था। जब मैंने अपने भाई को अवार्ड दिखाया और वो अवार्ड देखने के बाद भी खुश नहीं हुआ तो मैं समुंदर किनारे चला गया और वहाँ जाकर चलने लगा, लेकिन अचानक से मुझे दिखाई दिया कि कोई इंसान पानी के अंदर डूब रहा है। तो उसकी जान बचाने के लिए मैं पानी में कूद गया। जब मैं पानी के अंदर कूदा तो मैं खुद ही वहाँ फंस गया और मैं वहीं पर मर गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मेरी आवाज़ लड़कियों जैसी थी। मैंने उठकर जब अपने आप को देखा तो मैं तो हैरान ही रह गया कि मैं एक अमीर रईस प्रिंस एक लड़की बन गया हूँ। उसके बाद गूशो जो कि अब यूसी बन चुका है वो वॉशरूम में जाता है और सोचता है कि ये लड़की कौन है और मैं इसकी ज़िंदगी में कैसे आ गया। फिर वो याद करता है कि ये लड़की एक दिन हमारे कमरे में भी आई थी जब मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था और ये हमारी नैनी वांगी की बेटी है जिसकी बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी। उसके बाद गूशो को दोबारा से यूसी की मेमोरीज के बारे में कुछ याद आता है जहाँ पर यूसी के फादर उसको बहुत मार रहे होते हैं और वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा भीख मांगती है कि प्लीज़ मुझे इस आदमी के साथ दोबारा मत भेजें, क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी की स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर उसको चीट कर रहा होता है। जहाँ यूसी अपने डैड से कहती है कि ठीक है, मैंने इसके साथ शादी की है लेकिन इसने मुझे धोखा दिया, वो भी मिलकर मेरी ही स्टेप सिस्टर के साथ। तो उसकी स्टेप मॉम बोलती है, क्या हो गया अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया तो, इतनी नैरो माइंडेड मत बनो, कुछ नहीं होता। तो फिर यूसी अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि आपने पहले मेरे मॉम के हस्बैंड को चुरा लिया और अब आपकी बेटी ये काम कर रही है, आपकी क्या पूरी फैमिली ही ऐसी है। फिर उसको याद आता है कि वो पानी में गिरी कैसे थी। उसी की स्टेप सिस्टर उसके पास आई थी कि तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो ताकि मैं उससे शादी कर सकूं, लेकिन यूसी नहीं मानी तो उसने उसे पानी के अंदर धक्का दे दिया। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि गूशा और यूसी की बॉडी को चेक करता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कार्स होते हैं। फिर वो सोचता है कि लोग इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हैं। उसके बाद जब यूसी वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके अंदर गूशा की रूह है, किसी को नहीं पता इस बारे में, सब उसकी टोर देखकर ही हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं तो गूशा सोचता है कि ये तो हमारा फैमिली ड्राइवर है जो मुझे ड्राइविंग से स्कूल लेकर जाता था, वापस लेकर आता था। तो जब यूसी का बाप वहाँ पर आता है तो वो बगैर सोचे समझे ही कहने लगता है सब गलती इस यूसी की ही होगी। वो अपने दामाद को बहुत मानता है क्योंकि वो बहुत अमीर होता है। फिर वो बगैर किसी वजह के यूसी को मारता है, लेकिन यूसी अब खुद ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है तो वो उल्टा अपने डैड पर ही अटैक कर देती है। सब लोग उसको बहुत मुश्किल से रोकते हैं। उसके बाद वो लीशा के हाथ में डाइवोर्स पेपर साइन करके पकड़ा देती है, कहती है तुम्हें जाना था ना यहाँ से, ये लो डाइवोर्स पेपर्स, चले जाओ। तो लीशा कहता है कि ये तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई, तुम पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं हो। फिर वो कहती है कि पहले जब मैं तुम्हारी केयर करती थी तब तुम्हें मेरी कदर याद नहीं आई, अब मैं वही हरकतें तुम्हारे साथ करूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो और हर कोई तुम पर मरता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद लीशा कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा ये चेंज बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसकी स्टेप सिस्टर पीछे से आती है और कहती है, जानू देखो ये तुम्हारे साथ अभी भी ऐसे बातें कर रही है। उसके बाद यूसी कहती है कि अच्छी बात है, तुम ही इसके साथ रहो। लीशा यूसी से कहता है पहले तुम ये तो कंफर्म करो कि आखिर तुम हो कौन। तो यूसी आगे से अपने माइंड में सोचती है, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसे तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गूशर अपने भाई गूशा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी उसका मैनेजर वहाँ आता है और उससे कहता है, सर यंग मास्टर ने लास्ट टाइम ली फैमिली की 3rd वाइफ को बचाया था। तो उसके बाद गूशन कहता है गाड़ियाँ निकालो, हम अभी ली फैमिली के घर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं
कि ली शाओ यूसी से कहता है कि तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें डाइवोर्स ना देकर तुम पर एहसान किया है। फिर वो यूसी के डैड से कहता है कि इसे कहो कि मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगे। तो उसके डैड ज़बरदस्ती यूसी को ज़मीन पर बिठाने की कोशिश करते हैं। तब यूसी सोचती है कि इस आदमी ने 20 साल तक मेरी खिदमत की है और अब ये मुझे घुटनों के बल बिठा रहा है। तभी बाहर गुशन अपनी मॉम के साथ आ जाता है और जब वो अंदर आता है तो यूसी को ऐसी हालत में देखकर जल्दी से उसकी मदद करता है और उसके डैड को उससे दूर करता है। तभी गुशन की मॉम कहती हैं कि पहले मुझे कन्फ्यूजन थी कि मेरे बेटे ने किसके लिए अपनी जान गंवा दी, आखिर वो क्यों इतनी ज़रूरी थी, लेकिन अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। ये सब इन लोगों की वजह से हुआ है जो इस बच्ची को टॉर्चर करते हैं। फिर वो यूसी से कहती है कि बेटा, तुम्हारे लिए मेरे बेटे ने अपनी जान कुर्बान की, तुम ही उसकी ज़िंदगी हो, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना होगा। मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी, अब से हम तुम्हारी फैमिली हैं, तुम हमारी बच्ची हो। फिर गुशन और उसकी मॉम यूसी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी पीछे से ली शाओ कहता है कि गुशन, तुम मेरी बीवी को कैसे यहाँ से ले सकते हो, तुम क्या भूल गए हो कि आए मेरी बीवी है। तो उसके बाद गुशन कहता है कि मैंने तो ये कहीं नहीं सुना कि एक शादीशुदा लड़की अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। तभी यूसी को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं जहाँ पर उनके डैड उनकी मॉम को बीट कर रहे होते हैं। फिर वो वापस मुड़ती है और कहती है, माँ आप भी मेरे साथ चलिए। फिर यूसी मुड़ के कहती है, वन ताजुआ तुम भी घुटनों के बल बैठो। वन ताजुआ उसके डैड का नाम है। इस पर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम अपने डैड के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो वह कहती है, क्या तुम्हें भी घुटनों के बल बैठना है। फिर गुशन आगे जाता है जिसके डर से उसके डैड घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दो मेड्स आपस में बातें कर रही होती हैं, जिसमें से एक मेड कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वांग यू जो कि यूसी की मॉम होती है, वो कहती है उसकी किस्मत कितनी ख़राब है ना, उसका हस्बैंड भी उसको अच्छा नहीं मिला और अब जिसके साथ उसकी बेटी की शादी हुई है वो भी अच्छा नहीं है, मुझे तो लगता है वो उसकी बेटी को डाइवोर्स दे देगा। तो दूसरी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, तुम्हें पता है कि मैडम और गुशन जो है वहाँ पर गए हैं, लगता है मामला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तब भी वहाँ पर एक और मेड आती है और उन दोनों को कहती है कि मैडम और सर वापस आ गए हैं और उनके साथ वांगी और उनकी बेटी भी है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहे हैं। वो सब इतना हैरान हो जाती हैं। तब दिखाते हैं कि वो चारों बहुत ही शान के साथ घर के अंदर चल कर आ रहे हैं। उसके बाद यूसी गुशाओ की तस्वीर के पास जाती है और सोचती है, क्या मुझे सच में अब हमेशा वन यूसी बनकर ही रहना पड़ेगा, मेरी मेल लाइफ तो ख़त्म हो गई। पीछे से गुशाओ की मॉम आ जाती हैं। वो कहती हैं कि कोई बात नहीं यूसी, तुम इतनी ज़्यादा उदास मत हो, तुम्हें उसने बचाया है तो तुम्हें अब उसकी ज़िंदगी जीनी होगी, उसके लिए तुम्हें अच्छी से जीना होगा। फिर जब यूसी वॉशरूम के अंदर जाती है तब भी वो लड़कों की तरह वॉशरूम करने लगती है क्योंकि वो भूल जाती है कि अब वो एक लड़की है। देन उसके बाद जब वो नहा रही होती है तब भी वो अपने आप को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद वो लड़कियों वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और लड़कियों के बारे में पढ़ती भी है। कहती है लड़की बनना इतना मुश्किल क्यों है। फिर वो सोचती है कि मेरा फ़ोन जब मैं पहले मरने से पहले घर के अंदर ही था तो क्यों ना मैं अपने फ़ोन से अपने पैसे अपने पास ही ट्रांसफ़र करा लूँ। तो कहता है ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। उसके बाद वो छुप छुप के अपने रूम के अंदर जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होती है वहाँ पर गुशन पहले से ही मौजूद होता है। वो उसको देखती है और कहती है भाई, और अपनी जैकेट मुंह पर करके भाग जाती है। उसके जाने के बाद गुशन अपने मैनेजर से पूछता है इसने मुझे क्या कहा। वो कहता है शायद इसने आपको भाई कहा। फिर दिखाते हैं कि गुशन एक बार के अंदर बैठा बहुत ज़्यादा पी रहा है। उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि सर मुझे नहीं लगा था कि आपको अपने भाई की मौत का इतना गहरा सदमा लगेगा। वो उससे पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। वो कहता है आप हमेशा से उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, आपने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। तो फिर गुशन बताता है कि वो गू फैमिली का एक अडॉप्टेड सन है और गू फैमिली ने हमेशा उसे अपना बेटा ही माना है और गू फैमिली का असली वारिस गुशाओ है और वो चाहता था कि गुशाओ अपने फैमिली बिजनेस को ले ले, लेकिन उसे वो मौका ही नहीं मिला। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये लड़की जो है वैन यूसी, इसका बैकग्राउंड मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम लड़की। फिर दिखाते हैं कि वैन यूसी अपने रूम के अंदर लेटी सोच रही है कि फ़ोन तक तो मैं पहुंच नहीं पाई,
क्यों ना अपने भाई को सारी सच्चाई बता दूँ। फिर कहती है नहीं 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 नहीं, अगर मैंने उसे ये सच्चाई बता दी तो वो मुझे पागल खाने भेज देगा। फिर वहाँ पर मेड आती है, वो कहती है व्हेन यूसी, मैडम नूह ने कहा है कि आपको याद करा दूँ कि आज हमें एक चैरिटी फंक्शन के अंदर जाना है। तो यूसी कहती है क्या हम वहाँ नहीं जा सकते। फिर उसके दिमाग में आता है कि इस वक्त तो मेरा भाई लिविंग रूम के अंदर होगा। तो फिर वो चुपके अपने यानी के गू शॉ के रूम के अंदर जाती है और वहाँ जाकर अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। फिर जब उसे अपना फ़ोन मिल जाता है तो वो उसे अनलॉक करने लगती है, तभी पीछे गुशन आ जाता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो उसकी तरफ देखती है और सोचती है अब तो मैं गई। गुशन उससे पूछता है कि तुम तो ऑक्शन में जाने के लिए कपड़े नहीं बदलने लगी थी, तुम बार बार इस कमरे में चुप कर क्यों आ रही हो। तो यूसी कहती है कि गुशा ने मेरी जान बचाई थी ना, तो मुझे उसकी याद आ रही है। तो फिर वहाँ से जाने लगती है तो गुशन बोलता है कि तुम्हारी वजह से टीवी की दुनिया के लोग बातें बना रहे हैं कि तुम्हारे और गुशा के दरमियान कुछ था। तो फिर वो कहती है कि मैं इसे अभी क्लियर कर दूं, अगर मैं कहूं कि मैं आपको पसंद करती हूं तो। फिर वो गुशन को किस करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गुशन उसे जाने नहीं देता और उसे दीवार के साथ लगा लेता है और स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगता है। तो यूसी कहती है भाई रुक जाइए, मैं गलत थी, मुझे किसी ने कहा था कि गुशाओ के फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिलीट करना ज़रूरी है, तो मैं तो बस उन चीज़ों को डिलीट करने आई थी। तो आगे से गुशन बोलता है कि तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हैं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, आज ही गुशाओ के ऑक्शन की चीज़ें बिक जाएंगी और कल तुम कोई ना कोई बहाना लगाकर यहाँ से चली जाना। कहती है कि भाई मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। तो वो कहता है क्या तुम यहाँ पर सच में रहना चाहती हो। पीछे से ही गुशन की मम्मा आ जाती हैं, उनको देखकर यूसी रोने लगती है। तो गुशन की मम्मा कहती हैं शन तुम यूसी को तंग क्यों कर रहे हो। यूसी कहती है मैं तो सिर्फ यहाँ पे शुक्रिया अदा करने आई थी कि गुशाओ ने मेरी जान बचाई, तो ये मुझे कहने लगे कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे भाई की याद आती है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो आगे से शन कहता है नहीं माँ, मैं तो इसे ये कहने के लिए आया था कि ये ऑक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद यूसी शन को मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गुशन यूसी को शॉपिंग कराने के लिए लेकर गया है और जैसे ही यूसी बाहर आती है तो वो सोचती है अपने दिमाग के अंदर कि क्या हुआ अगर तुमने मुझे मेरा फ़ोन नहीं दिया, तो मैं तुम्हारी पाई लगा दूंगी, यहाँ पर अपनी शॉपिंग कर रहूँगी। उसके बाद यूसी सेम मेल वॉशरूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर गुशन भी होता है और गुशन उसे देखकर हैरान होता है। यूसी कहती है मुझे लगता है मैं गलती से यहाँ पर आ गई हूँ, मैं आगे से ख्याल रखूँगी, और वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन गुशन सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद यूसी और गुशन ऑक्शन पार्टी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर फोटोग्राफर्स उनकी फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं। क्या तुम्हें पता है यही वो लड़की है जिसको गुशाओ ने बचाया था और अब वो उसी के भाई के साथ है। और कोई कहता है कि क्या तुम्हें पता है अब ये अपने पुराने हस्बैंड को भी छोड़ रही है। तभी वहाँ पर उसके पुराने हस्बैंड यानी कि ली की बहन भी वहीं होती है। वो यूसी को गुशन के साथ देखकर जेलस होती है क्योंकि वो गुशन को बहुत पसंद करती है। जैसे ही वो वहाँ से गुजरते हैं तो वो गुशन को रोक लेती है और जानकर यूसी के ऊपर ड्रिंक गिराना चाहती है, लेकिन यूसी वो ड्रिंक उसी के ऊपर गिरा देती है और कहती है सॉरी। उसके बाद यूसी दोबारा कहती है चलो अच्छा ही हुआ तुम्हारी ये ड्रेस ख़राब हो गई, इसी बहाने तुम चेंज तो करोगी। तो उसके एक्स हस्बैंड की बहन कहती है कि मैं क्यों अपने कपड़े चेंज करूँगी, क्या तुम्हें पता है कि कितने बड़े डिज़ाइनर की आउटफिट है। वो कहती मैं तो जानती हूँ लेकिन मैं चाहती थी कि तुम एम्बैरस ना हो। वो कहती क्या मतलब तुम्हारा। कहती मुझे लगता है ये वाली जो तुमने सूट पहना है ना ये ऑक्शन के अंदर डोनेट हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एम्बैरस ना हो, इसलिए तो मैं कह रही हूँ चेंज कर लो। वो कहती कि मुझे तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी दोस्त से कहती है चलो आओ मेरी क्लीन करने में हेल्प करो, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूसी गुशन से पूछती है वो तुम्हें पसंद करती है ना, बताओ ना, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। तो गुशन कहता है वो तुम्हारी छोटी ननान है, तुम ऐसे कहोगी। वो कहती है तो क्या हुआ, मेरी छोटी ननान है तो और भी अच्छी बात है ना, बताओ ये तुम्हें पसंद करती है कि नहीं करती। तो गुशन उसे ज़बरदस्ती ना अपने साथ ले जाता है, वो कहता है चुप करके चलो। फिर वो दोनों एक साथ ऑक्शन के अंदर आते हैं और ली की बहन पीछे जेलस होती रहती है।
फिर वो सब जाकर अपनी अपनी सीट्स के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन ली की जो बहन होती है वो यूसी को ताना मारती है कि तुम तो एक नैनी की बेटी हो, तुमने तो कभी ऐसा सीन देखा भी नहीं होगा। ऊपर से यूसी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारा भाई कभी मुझे ऐसी जगह पर लेकर ही नहीं गया तो मैं ये सीन कैसे देखती। फिर वो गुस्से में आती है और चुप कर जाती है। उसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है और सबसे पहले एक पॉट बिक जाता है। उसके बाद बारी आती है एक ब्रीफ केस की। ये वही ब्रीफ केस होता है जो कि गू शाओ अपनी मॉम के लिए लेकर आता है, लेकिन उसे वक्त ही नहीं मिलता कि वो खोलकर अंदर वाली चीज़ अपनी मॉम को दे सके, और उसके घर वाले भी उसका पासवर्ड नहीं जानते। लेकिन यूसी अब सब कुछ जानती है क्योंकि वो गूशन भी है और यूसी भी है। तो उस वक्त यूसी गूशन से कहती है कि मुझे ये ब्रीफ केस चाहिए। तो गूशन कहता है कि तुम इसका क्या करोगे। वो कहती जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे ये ब्रीफ केस चाहिए, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, इसके अंदर जो चीज़ है वो बहुत कीमती है। तो फिर वो बोली लगाना शुरू करती है। तो गूशन उसे कहता है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम बोली लगा रही हो। कहती मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुमसे उधार ले लूँगी और फिर तुम्हें वापस भी कर दूँगी। फिर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है चलो ठीक है, और गूशन यूसी के लिए वो ब्रीफ केस वापस से खरीद लेता है। जब गूशन और यूसी वो ब्रीफ केस लेकर बाहर आते हैं तो बाहर गूशन की मॉम और यूसी की मदर और सिस्टर इन लॉ भी बैठे होते हैं। उसके बाद यूसी को देखने के बाद उसकी सिस्टर इन लॉ उसकी माँ को भड़काती है। वो कहती है कि आज इसने हमारे भाई को बहुत एम्बैरस किया है और धोखे से गूशन से ये बैग भी खरीदवा लिया है। फिर यूसी सोचती है कि कैसे जब वो उसके घर में अपनी मदर इन लॉ को दुबाती है तो वो उसको धक्का दे देती हैं। इसके बावजूद भी यूसी आगे बढ़कर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहे उसकी मौत उसको थप्पड़ मार देती है। जैसे ही वो उसको थप्पड़ मारती है पहले तो यूसी हंसती है और फिर पलटकर अपना जवाब देती है। इस पर यूसी की मदर इन लॉ बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुम बदतमीज़ लड़की, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उसके बाद उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो, हमारे भाई ने तुमसे शादी की, तुम्हें अच्छा घर दिया, तुम्हें खाने को दिया, और तुम एहसान फरामोश लड़की, माफ़ी मांगो हमारी माँ से। उसके बाद यूसी कहती है कि अगर बहू कोई गलती करे तो उस पर क्या सास उसका हक है कि वो उसको मारे? कोई हक नहीं है सास का वो उसको मारे। इस तरह तो आपके बेटे की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 या फिर अनगिनत, तो क्या आप उन सबको जाकर मारेंगी? और रही बात माफ़ी की, तो जो जो टॉर्चर आपने मेरे साथ किए हैं, जब आप उन सब की माफ़ी मुझसे मांग लेंगी तो मैं भी आपसे माफ़ी मांग लूँगी और आपको दोबारा अपने आप को मारने का हक भी दे दूँगी, लेकिन अभी के लिए नहीं। उसके बाद मैडम गू उठती है और कहती है कि सॉरी बट हमें जल्दी सोने की आदत है, तो अब हमें चलना चाहिए। तो उस पर यूसी की मदर इन लॉ कहती है कि आप जाइए और इस लड़की को हमारे साथ भेज दीजिए। तो मैडम गू कहती है कि नहीं, ये लड़की आपके साथ नहीं जाएगी। पहली बात तो ये कि ये कोई चीज़ नहीं है, एक इंसान है जिसे हक है कि वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। और दूसरा क्या आप गू फैमिली से दुश्मनी मोल लेना चाहती हैं? इसके बाद यूसी की मदर और सिस्टर इन लॉ वहाँ से चली जाती हैं। इनके जाने के बाद यूसी मैडम गू के गले लगती है और उनसे कहती है थैंक यू सो मच, आज तक कभी भी किसी ने मुझ पर रहम नहीं खाया सिवाय आपके। फिर वो उन्हें कहती है आप यहाँ बैठिए, और वो ब्रीफ केस पकड़ती है और जल्दी से उसका पासवर्ड खोल देती है। जब वो पासवर्ड खोलती है तो मैडम गू पूछती हैं तुम्हें इसका पासवर्ड कैसे पता? तो वो कहती है कि गू शाओ ने मरने से पहले मुझे इसका पासवर्ड बताया था। अब हम लोग दोस्त थे ना, तो वो मुझसे बहुत बातें शेयर करता था। फिर वो कहती है कि ये जो नेकलेस है ना, ये स्पेशली उसने फ्रांस से बनाया था और टॉप डिज़ाइनर से बनवाया था। वो कहता था कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। उस पर मैडम गू कहती है सच में मुझे बहुत पसंद आया। गूशन ऊपर से खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यूसी गू शाओ के वॉशरूम के अंदर बबल बाथ की तैयारी कर रही होती है। फिर उसके बाद वो फ्लैशबैक में जाकर सोचती है कि जब उसने मैडम गू को नेकलेस दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है तुम काफ़ी दफ़ा गू शाओ के रूम के अंदर जाती हो। वो कहती है मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रही, मैं कह रही थी कि अगर तुम उसको इतना ही याद कर रही हो तो तुम उसके कमरे में ही रह लो। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाते हैं कि यूसी गू शाओ के कमरे में आकर बहुत खुश है। वो कहती है ये मैं अपने कमरे में वापस आ गई। उसके बाद वो अपना बाथरोब उतारती है तो कहती है कि ये चेस्ट पैड काफ़ी कमाल के हैं, इनको पहन के तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ पहना भी हुआ था।
इसके बाद गुलशन अचानक से बाहर आ जाता है और कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर कहता है ये लड़की फिर से इस कमरे में घुस गई है। फिर वो अंदर डायरेक्ट बाथरूम के अंदर चला जाता है और वो चेस्ट पैड सीधा जाकर गुलशन के मुंह पर बजता है। और इसके बाद यूसी कहती है कि तुम किसी के कमरे में बगैर नॉक किए कैसे आ सकते हो, और वो भी स्पेशली बाथरूम के अंदर। वो कहता है कि तुम क्या बाथरूम लॉक करके नहीं नहा सकती थी। फिर वो यूसी के पास आता है तो यूसी उसे चेस्ट पैड दिखा के कहती है कि तुम्हें भी ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो वो उसका हाथ पीछे करता है तो तभी यूसी बाथटब के अंदर गिर जाती है। वो उसका सर पीछे लगने से बचा लेता है और बहुत ही प्यार से यूसी को देख रहा होता है। तो यूसी कहती है कि याद रखो मैं तुम्हारे भाई की बेशक अफवाहों वाली ही गर्लफ्रेंड हूँ। तो वो कहता है मैं तो याद ही रखूँगा, तुम भूली हुई हो। पता नहीं कौन था जो सुबह आकर मुझे कह कर गया था कि वो मुझे पसंद करता है। तुम सच में बताओ आखिर तुम हो कौन। तो यूसी कहती है मैं हूँ वन यूसी, आप जानते तो हैं मुझे। कहता मुझसे मजाक मत करो। वो यूसी जो कि पहले कभी डाइवोर्स की बात भी नहीं कर सकती थी, किसी से लड़ नहीं सकती थी, उसकी आवाज़ भी नहीं थी निकलती, एकदम से उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो तो खुदकुशी भी करना चाहती थी ना। तो वो कहती है कि वो यूसी चली गई जहन्नम के अंदर और अब जो है वो वही है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी मॉम से भी पूछा था कि तुम गुलशन को जानती हो क्या। तो तुम्हारी मॉम ने कहा था कि नहीं, तुम्हारा गुलशन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम दोनों आपस में मिले भी नहीं हो। तो यूसी कहती है अब तो मैं गई। तो फिर वो बात को पलटने के लिए कहती है कि हाँ ठीक है मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाना चाहती हूँ। मैं एक गरीब लाचार सी छोटी सी लड़की हूँ, मैं कैसे इतने बड़े लीबिंग का सामना करती। मैं चाहती थी कि तुम्हारा सपोर्ट लेकर और तुम्हारी मदद लेकर उसका सामना कर सकूं। उसके बाद गुलशन कहता है आखिर लूमड़ी की दुम सीधी हो ही गई, और भी जो कुछ है मुझे अभी बता दो। फिर यूसी दिमाग में सोचती है कि कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर, अब मुझे इसके ऊपर प्रेशर डालना होगा। तो वो अपनी बाथरोब को थोड़ा सा साइड पे करती है और उसके पास आने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर मैं कहूँ कि ये सब मैंने आपके करीब आने के लिए किया है, ना कि ली फैमिली से छुटकारा हासिल करने के लिए, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। आपने कभी भी मुझ पर यकीन नहीं किया, ना ही कभी मेरी बातों को समझा। वो याद करती है कि कैसे गुशा अपने भाई गुलशन के पास मदद के लिए जाता था, लेकिन कभी भी उसके भाई ने उसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, कभी उसके साथ खेले नहीं, कभी भी उसकी बात नहीं मानी। फिर वो कहती है क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि कोई मुझे प्यार भरी निगाहों से देखे। जिस पर गुलशन पिघल जाता है और वो उसके करीब आकर उसे किस करना चाहता है, लेकिन उसे कहती है रुक जाइए, आपकी नाक से कुछ बाहर आ रहा है। फिर वो दोबारा से उसको किस करने लगता है, फिर वो उसे फिर रोक देती है। वो कहती है आप इसको साफ़ कर लेना, हो सकता है ये दोबारा ना बाहर आ जाए। तो गुलशन जाकर उसे साफ़ करने के लिए चला जाता है। उसके बाद जब यूसी कमरे के अंदर आती है तो वो सोचती है कितना एम्बैरेसिंग है, मैं अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर वो कहता है यूसी काम डाउन, अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा, सब कुछ ख़राब नहीं करना, हमें सब कुछ ठीक करना है। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को काम डाउन करती है और जाकर कहती है कि मैं अपना फ़ोन देखती हूँ, और अपने फ़ोन को पकड़ती है और कहती है तुम्हें कितनी देर से मैंने मिस किया, तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने समझा कि मैं चोर हूँ। फिर वो अपने फ़ोन का पासवर्ड खोलती है और जल्दी से अपने बैंक अकाउंट को खाली करना चाहती है, लेकिन जब वो अपने बैंक अकाउंट को खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट्स पहले ही बंद हो गए हैं। तो वहीं पर रोने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ चंद दिनों के लिए मरा था, मेरे सारे के सारे अकाउंट्स बंद करने की क्या ज़रूरत थी, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पैसों के बगैर मैं कैसे रहूँगा। उसके बाद यूसी गुलशन के कमरे में एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए जाती है। तो गुलशन उससे कहता है क्या सही में तुम इस वक्त मुझसे एग्रीमेंट साइन कराना आई हो, और क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये पैसे मुझे वापस कर पाओगी। टोटल 355 बिलियन रुपए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और वैसे तुमने इसके अंदर वो पैसे क्यों नहीं ऐड किए जो मैंने तुम्हारे लिए वो बॉक्स खरीदा था। तो आगे से यूसी कहती है वो बॉक्स वो तो मैंने तुम्हारी मॉम को दिया था ना, तो वो वाले पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे। और वैसे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से हिसाब लगाया है कि गुशा ने सिर्फ और सिर्फ 300 बिलियन रुपए खर्चे थे, बाकी के 700 बिलियन रुपए तो अभी भी तुम्हारे पास हैं।
तो क्यों ना हम उन पैसों को आधा आधा कर लें, 350 मेरे और बाकी के तुम्हारे। तो कहता तुमने तो 355 बिलियन का एग्रीमेंट बनाया है। तो कहती 5 मिलियन मुझे हैंड में भी तो दे दो ना, बाकी सारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देना। फिर गुलशन कहता है कि तुम मेरे साथ हिसाब करना चाहती हो, जो आज तुमने सारी शॉपिंग की है, तुम्हारा रहना खाना पीना सब। वो कहती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो वहाँ से जाकर दराज में से इंक पैड निकालती है और उसका अंगूठा पेपर के ऊपर छाप देती है और कहती है कि बेशक अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन जल्द ही मैं कमा कर तुम्हें वापस कर दूंगी और फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो गुलशन कहता है हिसाब बराबर क्या मतलब? वो कहती है तुम ही चाहते थे ना मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो फिर इसका मतलब मैं वहाँ से चली जाऊँगी। गुलशन उससे कहता है फजूल बातें मत करो। तो वो कहती है ठीक है, फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। इससे पहले वो जाए, गुलशन उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि तुमने लिविंग को डिवोर्स कब देना है? वो कहती है मैं दे दूँगी। तो कहता तुम्हें लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम पैसों की फ़िक्र मत करना, मैं लॉयर हैंडल कर लूँगा। वो कहती है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो 5 मिलियन रुपए होंगे ना उससे मैं सब कुछ कर लूँगी। कहता कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, 5 मिलियन रुपए में कौन सा लॉयर आता है? वो कहती है आप फ़िक्र मत करें, मैं सब कुछ कर लूँगी। वो कहता क्या सच में तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है? वो कहती है नहीं नहीं गगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, मैं सब कर लूँगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, फिर वापस आ जाती है और कहती है कि मेरे पैसे ज़रा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, मैं आपको अभी जाके अकाउंट नंबर भेजती हूँ। उसके बाद रात को यूसी को बाहर से कुछ चीज़ों की आवाज़ आ रही होती है, तो वो चुप चुप के बाहर आती है। वो कहती है लगता है घर में कोई चोर घुस गया है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस चोर का हाथ पकड़ लेती है और जब लाइट्स ऑन करती है तो वो उसका छोटा कज़न और उसका बेस्ट फ्रेंड रुई रुई होता है, मतलब कि घूस शाओ का बेस्ट फ्रेंड होता है। उसको देख के वो कहती है रुई रुई तुम, और वो जाकर उसको गले लगा लेती है। कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम किधर थे, तुम्हारे बगैर कितना मुश्किल था सब कुछ। तो रुई रुई कहता है तुम कौन हो, पीछे हटो मुझसे। कहती कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहता कि मैं अपने दोस्त और अपने कज़न गू शाओ के फ़ोन को ढूंढने आया हूँ, उसके फ़ोन में ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीक नहीं हो सकती। फिर वो यूसी से पूछता है क्या तुम कौन हो? वो कहता है अच्छा तुम ही वो ही हो जिसको मेरे कज़न ने बचाया था अपनी जान गंवा कर। वैसे तुम हो कौन? मैं उसके सारे के सारे अरेंजमेंट्स करता था, उसकी सारी मीटिंग्स को अरेंज करता था। मैंने तो कभी उसे तुमसे मिलते नहीं देखा, और उसने कब इतनी खूबसूरत लड़की से दोस्ती कर ली? तो यूसी सोचती है कि ये ऐसा आदमी है, इसको तो मैं बहला भी नहीं सकती। अब लगता है कि इसको सब कुछ बताना ही होगा। फिर वो उसको बताती है कि मैं ही गू शाओ हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यूसी और रुई रुई मिलकर दोनों पार्टी कर रहे होते हैं। तो यूसी को रुई कहता है कि वैसे कितनी मज़े की बात है ना, तुम एक लड़की की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हो और तुम्हें इतनी खूबसूरत बॉडी और शक्ल भी मिल गई और अमीर ज़्यादा भाई भी तुम्हारे पास है। तो यूसी कहती है कि तुम ये सब कुछ ले लो, मेरे से हैंडल तो नहीं हो रहा। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें 1 मिनट के लिए भी शक नहीं हुआ कि मैं कोई और हूँ, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? कहता नहीं ये तो इतनी एक्साइटिंग चीज़ है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। फिर रुई रुई उससे पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तुम आखिर आगे क्या करना चाहते हो? तो कहता है कि सबसे पहले तो मैं यूसी को उसके इस ली बिंगकुन नाम के हस्बैंड से छुटकारा दिलवाऊंगा, उसके बाद उसकी मॉम को उसके डैड से छुटकारा दिलवाऊंगा। जब से मैं इसकी बॉडी के अंदर आया हूँ तब से इसकी सारी मेमोरीज़ मेरे साथ आ रही हैं, तो इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉडी अगर मेरे पास है तो मैं इसकी लाइफ को अच्छा बना दूँ। फिर रुई रुई उससे कहता है कि अभी फ़िलहाल तो हम इस शादी से भी छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे। वो कहता है कोई बात नहीं, कर लूँगा। फिर रुई रुई उससे कहता है कि ये ली बिंगकुन नामी बला बहुत अजीब है, जब से इसने तुम्हें यानी कि यूसी को ऑक्शन पार्टी के अंदर देखा है तब से वो फ़िदा हो चुका है। वो कहता है कि अब तो मैं इससे बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। वो कहती डाइवोर्स तो ये देकर ही रहेगा। रात को वो अपने कमरे में लेटकर सोच रही होती है कि सबसे पहले तो मुझे लॉयर ढूंढना होगा। तभी टीवी के ऊपर एक ऐड आती है जिसके अंदर बता रहे होते हैं कि एक लव नाम की मूवी की प्रिपरेशन शुरू हो गई हैं और वो लोग एक्टर्स को हायर कर रहे हैं। तभी वो रुई रुई से पूछती है क्या ये वही मूवी है जिसके अंदर मैंने लॉयर का एक्टिंग करनी थी? वो कहता हाँ यही मूवी है। फिर वो थोड़ी सी स्माइल देती है और कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे वो सीढ़ियों से उतरती है तो रुई रुई नीचे से आई कहता है कैसे हो छोटे कज़न? तो वो ऊपर से कहती है क्या कर रहे हो? कहता है सॉरी छोटे कज़न की बहन तुम कैसी हो? वो कहती है कि तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? फिर वो कहता है कि मैं बड़े वाले कज़न को मिलने आया था।
वो कहती है तुम्हें नहीं पता कि वो वर्कaholic है जो कि 8 बजे के बाद घर में तुम्हें कभी नज़र नहीं आएगा। वो कहता हाँ मैं भूल गया था। फिर वो कहती है अच्छा चलो तुम वैसे सही टाइम पे आए हो, चलो अपने छोटे कज़न को ज़रा सेट के ऊपर तो लेकर चलो। वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। कहती क्यों इतना डर रहे हो, चलो ना। फिर उन दोनों को साइड से कुछ मेड्स की बातें करने की आवाज़ आ रही होती है जो दोनों उसकी मॉम यानी कि वंगी को तंग कर रही होती हैं। वो कहती हैं मैडम वंग आप क्यों काम कर रही हैं, हमें काम करने दीजिए ना, अब तो आप एक बहुत बड़ी मैडम बन गई हैं। तो दूसरी उसे कहती है चाहे इंसान जितना मर्जी मैडम बन जाए फिर भी उसकी औकात तो नीचे ही रहती है ना। ये सब बातें सुनकर यूसी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ पीछे जाती है और कहती है आप लोग इतनी आहिस्ता बातें क्यों कर रहे हैं, आप कहें तो आपको मेगाफोन ना ला कर दे दूँ। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि माँ आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आइए, और रूरी उसे कहती है कि इनके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करो और एक स्टाइलिस्ट का भी। कुछ देर बाद वो अपनी मॉम को बिल्कुल परफेक्ट तैयार करके सबके सामने लेकर आती है और उसकी मॉम को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वही दोनों मेड्स जो पहले उनको ताना मार रही थी अब उनको सलाम कर रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गुलशन अपने मैनेजर को पूछता है क्या वो आंट वंग को भी अपने साथ लेकर गए हैं। तो वो कहता है जी हाँ। वो कहता है वो लोग कहाँ गए हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है वो एक ड्रामा क्रू में गए हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ लव। वो कहता है कि ये वही ड्रामा क्रू है जिसके अंदर ली फैमिली ने इन्वेस्ट किया है। तभी गुलशन के मोबाइल पे मैसेज आता है और वो मैसेज होता है शाओजी का, मतलब कि यूसी की सिस्टर इन लॉ का, जो कि कहती है कि गुलशन काका आप यूसी पर भरोसा मत कीजिएगा, वो पहले उसने ज़बरदस्ती मेरे भाई से शादी की, अब वो आपको इस्तेमाल कर रही है मेरे भाई की अटेंशन पाने के लिए। लेकिन गुलशन उसकी बातों को ज़्यादा गौर नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यूसी अपनी मॉम के साथ ऑडिशन सेंटर पहुंच जाती है जहां पर उसके डैड, उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर भी मौजूद होते हैं। वो भी वहां पे ऑडिशन देने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद उसकी मॉम को और उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि सनसन को वहां बुलाया जाता है ऑडिशन देने के लिए। लेकिन वो इतना गंदा परफॉर्म करते हैं कि डायरेक्टर भी उनसे चिढ़ जाता है और कहता है कि आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। फिर डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ आदमी उन्हें बताता है कि ये मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड है और उनकी सास भी। तो कहता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इनके लिए एक अच्छा सा रोल संभाल कर रखूँगा, जब मौका मिलेगा तो फिर मैं इनको बुला लूँगा। तो वो पीछे खड़ी यूसी हंसने लग जाती है, जिसे देखकर यूसी की स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है। फिर सनसन कहती है अगर तुम्हें इतना ही गरूर है तो तुम खुद क्यों नहीं ट्राई कर लेती। तो डायरेक्टर कहता है प्लीज़ आप भी आके ट्राई कर लें। तो यूसी की मॉम कहती है मैं ये नहीं कर सकती। तो यूसी कहती है माँ आप कर सकती हैं, आपको एक दफ़ा कोशिश तो करनी चाहिए। फिर वो डायरेक्टर के पास जाती है और डायरेक्टर से कहती है ज़रा आप मुझे स्क्रिप्ट दिखाइएगा। तो डायरेक्टर कहते हैं मुझे तो लगता है आप काफ़ी पुरानी एक्टर हैं। तो वो हंसने लग जाती है। फिर वो स्क्रिप्ट पढ़ती है और अपनी मॉम से कहती है कि माँ ये स्क्रिप्ट बिल्कुल आपके लिए है, आप ये सब कर सकती हैं, मेरे पे भरोसा रखें। दूसरा खड़ी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसको तो लाइंस तक याद नहीं होनी। तो यूसी अपनी माँ से कहती है कि मॉम यही वक्त है, आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, हम लोगों को इनकी चंगुल से बाहर निकलना है तो आपको ये करना ही होगा। तो फिर यूसी की मॉम के अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है और वो कहती है मैं ठीक है, मैं ये रोल करने के लिए तैयार हूँ। जब वो ऑडिशन देने के लिए जा रही होती हैं तब पीछे से गुलशन भी आ जाता है और वो चुप कर उनका ऑडिशन देख रहा होता है। पहले तो उसकी मॉम को कैमरे के बारे में पता नहीं चलता, जिसकी वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर यूसी उसे कहती है कि आपको कैमरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वही बोलें जो कि आपके दिल में है। और जब ऑडिशन स्टार्ट होता है तो यूसी की मॉम बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं और बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर घुसकर एक्टिंग करती हैं, जिसकी वजह से सबको उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है और सब उनके लिए तालियां भी बजाते हैं। बाहर निकलकर रुई रुई सुकून का सांस लेता है। गुलशन भी वहीं होता है। उसको देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और उससे कहता है रुई रुई क्या तुम मेरे पूरे ख़ानदान को एक्टिंग के अंदर घुसाना चाहते हो। वो कहता है नहीं भाई मैं तो। तभी वहाँ पर मिस ली आ जाती है और कहती है गुलशन काका देखा मैंने आपसे कहा था ना कि वो ऑडिशन के लिए ज़रूर आएगी, और वो आ गई। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई की अटेंशन लेना चाहती है, इसीलिए कि मेरे भाई ने ऑडिशन के लिए किसी और लड़की को चुन लिया, वो यहाँ पर आ गई और वो आपको भी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आप फिक्र मत करें, इस ड्रामे के अंदर हमारी फैमिली ने इन्वेस्ट किया है, हम उसको इसमें काम करने ही नहीं देंगे।
तभी गुशन ली बिन कुन को डायरेक्टर के रूम के अंदर जाते हुए देखता है। तभी मिस ली कहती है कि गुशन काका, मुझे लगता है ये भी उसकी कोई चाल है। तो गुशन कहता है मुझे अब चलना चाहिए। वो भी उस डायरेक्टर के कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर डायरेक्टर और यूसी उसकी मॉम आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ डायरेक्टर उनकी तारीफ़ करता है कि आपने बहुत अच्छा एक्ट किया है। तो और कोई बात करते हैं। यूसी कहती है बाकी सब बातें तो होती रहेंगी, पहले आप हमारी प्राइस तो बताइए, हम भी तो देखें कि डायरेक्टर के दिमाग में हमारे लिए क्या वैल्यू सेट है। तभी ली बिन कुन भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है किसने कहा कि ये इस ड्रामे के अंदर काम कर सकती हैं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। फिर यूसी कहती है तुम नहीं मानोगे, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं जो हमें तुम्हारी रजामंदी की ज़रूरत होगी। तो यूसी के डैड आके से बोलते हैं तुम्हारे में ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे आई, हाँ ये तुम्हारा हस्बैंड है और मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर यूसी कहती है कि कौन से कानून के अंदर लिखा है कि औरतों को काम करने के लिए उनके हस्बैंड और उनके बाप की इजाज़त की ज़रूरत होती है। आप लोग कौन से एंटीक ज़माने से आए हैं। तभी पीछे से डायरेक्टर बोलता है हमें बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए अपने रोल के लिए। तभी डायरेक्टर का मैनेजर डायरेक्टर से कहता है कि ये हमारे प्ले के फाइनेंसर हैं और ये फाइनेंसर की बीवी हैं। वो कहता है अच्छा। तभी ली बिन कुन कहता है यूसी से तुम्हें अब पता चला कि यहाँ पे सिर्फ मेरी ही चलेगी और तुम ये काम नहीं करोगी क्योंकि मुझे ये मंजूर नहीं, और मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रही हो और तुम कामयाब भी हो रही हो। यूसी ये सब सुनकर बहुत इरिटेट हो रही होती है। तभी पीछे से गुशन भी आ जाता है और कहता है कि आप गू फैमिली के मेंबर से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर कहता है यहाँ पे गू फैमिली से कौन है। तो यूसी बोलती है वो भी मैं ही हूँ। तो डायरेक्टर कहता है कि आप तो ली फैमिली से हैं ना, तो आप गू फैमिली से कैसे हुई। तो रूई कहता है कि ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वक्त मिला तो आपको ज़रूर समझा देंगे। तभी ली बिन कुन उठता है और गुशन से कहता है कि पहले मैंने तुमसे आर्ग्यू इसीलिए नहीं की थी क्योंकि तुम्हारे भाई की डेथ हुई थी, लेकिन अब ये मेरा सेट है और तुम मेरी बीवी को ऐसे नहीं बुला सकते। फिर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए यूसी के पास जाता है और उसे कहता है चलो उठो यहाँ से चलते हैं। तभी पीछे से मिस ली आ जाती है और कहती है देखा गुशन काका को भी यही पता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुमने अपने आप की बेइज्जती कराई है यहाँ पर आके। फिर गुशन उन्हें बताता है कि गू फैमिली ने एक मूवी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और पहले तो मुझे हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, लेकिन अब मिस वंग और यूसी की एक्टिंग देखने के बाद मैं कंफर्म करता हूं कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि यही दोनों उस फिल्म के अंदर काम करें। फिर वो यूसी से पूछता है कि क्या तुम इसके अंदर काम करना चाहोगी। तो यूसी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रुई यूसी और उसकी मॉम के पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। रुई को देखकर यूसी की मॉम खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं सर आपको कुछ चाहिए क्या। तो उसके बाद रुई कहता है कि नहीं छोटे कज़न की मम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहती क्या। तो यूसी कहती है माँ आप बैठिए ना, अब से रुई आपका असिस्टेंट और आपका एजेंट है, आप एक आर्टिस्ट हैं और अपनी कदर करना सीखें। फिर रुई यूसी की मॉम से कहता है कि टीचर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लीजिए। तो यूसी अपनी माँ से कहती है कि ये सबको टीचर ही कहता है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। जब यूसी की मॉम यानी कि वंगी अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रही होती है तो उसके अंदर फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। वो कहती है इसके अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं, ये गलत तो नहीं लिख दिया ना। रुई कहता है बिल्कुल नहीं, ये 1 करोड़ रुपए हैं जो कि आपकी पेमेंट है। इतनी ज़्यादा अमाउंट सुन के पीछे यूसी के डैड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद गुशन अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है, तभी उसे यूसी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि तुम बिज़ी तो नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम बिज़ी हो। तो गुशन कहता है अगर तुम्हें पता है कि मैं बिज़ी हूँ तो तुम फ़ोन पे इतनी बातें क्यों कर रही हो। फिर वो उसको उसके ऑफिस में आकर सरप्राइज़ देती है और उसके टेबल के ऊपर आकर एक डॉक्यूमेंट रखती है और कहती है कि ये लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हें बताने आई थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो वो कहता क्या तुम मुझे थैंक यू कह रही हो। कहती थैंक्स, और मैं क्यों थैंक्स कहूँगी, थैंक्स तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें एक नई इन्वेस्टमेंट मिल गई है कंपनी में करने के लिए और जिसका मैं तुम्हें गारंटी भी दे सकती हूँ कि वो बहुत ऊंची तक जाएगी। तो कहता क्या तुम गिफ्ट के ज़रिए मुझे थैंक्स करना चाहती हो। फिर वो अपने पीछे से गिफ्ट निकालती है और कहती है कि ये मैं आपके ही डिपॉजिट से लेकर आई हूँ, और वो उनको ये गिफ्ट दे देती है और गुशन भी बहुत खुश होकर वो गिफ्ट ले लेता है। तभी पीछे से मिस ली आ जाती है।
और आकर गुलशन से कहती है कि क्या आपने सच में इनको रोल दे दिया है और उसके साथ साथ इतना बड़ा डिपॉजिट भी। तो आगे से गुलशन कहता है कि हमने कभी भी आपके काम में इंटरफेयर नहीं किया, तो इसलिए आप भी मेरे काम में इंटरफेयर मत करें। तो तभी वो वहाँ से यूसी की निकाल दी हुई वॉच पहनता है और कहता है कि अब मुझे मीटिंग के लिए जाना है, और मिस ली से कहता है कि आप जितनी देर तक चाहे मेरे ऑफिस में रह सकती हैं। फिर वो और यूसी मिलकर वहाँ से चले जाते हैं और मिस ली पीछे गुस्सा ही करती रह जाती है। फिर यूसी जाकर गू शाओ की नानी से मिलती है। उसकी नानी उसे कहती है कि मैं पहले से ही मिलना चाहती थी, किसे मेरे गू शाओ ने बचाया है, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी अपनी सी ही हो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि गू शाओ ने भी हमेशा से अपना सारा का सारा वक्त अपनी एक्टिंग को दिया। वो बहुत बड़ा स्टार था, लेकिन मैंने और उसकी माँ ने कितनी दफ़ा उसे कमरे में अकेले बैठे हुए देखा है, परेशान देखा है। तो आगे से यूसी जवाब देती है। वो कहती है कि गू शाओ हमेशा से ही अच्छा काम करना चाहता था, और वैसे भी कोई भी काम आसान थोड़ी होता है। बाबा और दादा के बाद आप लोगों ने भी तो घर को संभाला ना, और उसके बाद बड़े भाई ने भी कितने अच्छे से सारी बिल्डिंग्स को संभाल लिया। हालांकि वो अडॉप्टेड सन था और खबरें भी आ रही थी कि वो सारी की सारी दौलत को हथियाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने सारा कुछ संभाला। तभी गुलशन पीछे से खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा होता है। गू शाओ की नानी को तभी उस लड़की के अंदर गू शाओ नजर आता है, जो कि कहता है कि मैं वो नहीं बनना चाहता जिसे सारे प्रोटेक्ट करें, बल्कि वो बनना चाहता हूँ जो सबको प्रोटेक्ट करे। आप मेरी बात समझ रही हैं ना नानी? तो उसकी नानी कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ। फिर जब यूसी वहाँ से जाने लगती है तो सामने से गुलशन आ जाता है, लेकिन वो उससे नज़रें चुराकर वहाँ से चली जाती है। फिर यूसी अपने रूम के अंदर आती है और अपनी नानी की बात को याद करती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर उसकी नानी यूसी को बता रही होती है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और यूसी कहती है मेरी हेल्थ को क्या हुआ? तो उसकी नानी कहती है मैंने तुम्हारी माँ से बात की है, वो कहती है कि तुम्हारे पेट में अक्सर दर्द रहता है। तो यूसी कहती है ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना? वो कहती है नहीं नहीं, हो सकता है कि तुम्हें एंडोमेट्रियोसिस नामी बीमारी हो रही हो। वो कहती है ये कौन सी बीमारी है, मैं अभी के अभी जाकर डॉक्टर को चेक करा के आती हूँ। तो उसकी नानी उसे वापस खींच दिया। वो कहती कौन सा डॉक्टर, क्या कह रही हो? बस तुम्हें इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए एक काम करना होगा। वो कहती वो क्या है? वो कहती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट हो जाओ और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है नानी ये क्या कह रही हैं आप? वो कहती है मुझे पता है तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा, हमारे पास बहुत अच्छा लॉयर है, तुम कहो तो तुम्हें आराम से छुटकारा हासिल करवा देंगे। और मैंने देखा है कि गुलशन तुम्हें बहुत पसंद करता है आजकल, तुम्हें पता है वो कभी भी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हुआ, और तुम्हारे साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। फिर वहाँ पर एक मेड आती है और यूसी से कहती है कि हमें यंग मास्टर के लिए बेड बिछाना है। वो कहती है यंग मास्टर? तभी वहाँ पर गुलशन आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो कहता क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारा ही कमरा है? फिर वो इधर उधर देखती है और कहती है कि लगता है मैं गलत रूम में आ गई, और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुलशन उसे अपने पास खींच लेता है और उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में आखिर करने क्या आई थी? वो कहती है गलती से आ गई थी, तुम दरवाज़ा अच्छे से बंद करके सोना और मैं भी दरवाज़ा अच्छे से बंद करके सोऊंगी। वो जाने लगती है लेकिन गुलशन उसे जाने नहीं देता। फिर वो उससे कहता है कि नानी ने तुमसे जो भी कहा तुम्हारी बीमारी के बारे में, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कहती है तो अब फिर वो कहती है आ जाओ तुम मेरे ऊपर। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने में मदद करने के लिए आया हूँ? फिर वो उसके ऊपर से पीछे होता है। नेक्स्ट डे गुलशन अपनी नानी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी यूसी भी वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद नानी के पास आते ही यूसी को बहुत ज़ोर से छींकें आने लगती हैं। तो गुलशन कहता है क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? तो वो कहती है नानी मैं ज़रा जाकर दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। फिर वो भागकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद नानी गुलशन से कहती है कि मैंने सुना है यूसी काफ़ी रात तक तुम्हारे कमरे के अंदर थी। वैसे तुम भी कोई अजीब ही चीज़ हो, तुमने इतनी रात को लड़की को उसके कमरे में क्यों जाने दिया? हाँ। वो कहता है नानी आप खाना खाएं प्लीज़। जब यूसी अपने रूम के अंदर जाती है तो रीडू की उसे कॉल आती है। उसे कहता है क्या तुमने हेडलाइंस पढ़ी हैं?
तुम्हारे बड़े कज़न और तुम्हारे हस्बैंड के दरमियान की हेडलाइंस बनी हुई है। कहती क्या मतलब? फिर वो हेडलाइंस निकाल कर देखती है जिसमें लिखा होता है कि यंग मास्टर ली की बीवी के पीछे मास्टर गो भी पड़ चुके हैं और वो जो है वो उनको हासिल करना चाहते हैं। इतने सालों से होल्ड पर लिया हुआ प्रोजेक्ट भी उन्होंने सिर्फ उनके लिए ही खोल दिया। तभी वो हेडलाइंस पढ़कर ही ख़त्म होती है, तभी वहाँ पर गुलशन आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया था कि एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर तुम्हारी मॉम को और तुम्हें बोलना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वंग यी को बहुत अच्छे से तैयार करो। वो कहती है ठीक है, हो जाएगा। तो वो फिर कहती है क्या ये कॉन्फ्रेंस की डेट मैं खुद फाइनल कर सकती हूँ? फिर गुलशन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी कोई राय चाहिए है। तो यूसी कहती है नहीं। फिर उसके बाद कहता है कि क्या प्लान है तुम्हारा? वो कहती है कि कुछ लोगों को उनके किए की सज़ा देने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वंग यी को एक टीचर सिखाने के लिए आया होता है। तभी पीछे खड़ी सारी मेड्स कह रही होती हैं ये टीचर कितना हैंडसम है ना, जो कि वंग यी को सिखा रहा है। वैसे वंग यी भी काफ़ी खूबसूरत हो गई है। तभी वहाँ पे वान तांजुआ मतलब कि वंग यी का हस्बैंड भी वहीं होता है और वो भी उन दोनों को एक्टिंग करते हुए देख रहा होता है। वंग यी अपने हस्बैंड को देखती है लेकिन उसको इग्नोर कर देती है। फिर उसके बाद वो जाकर लाओशर का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। तो उसका टीचर कहता है कि आप भी बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, मैंने आप जैसी स्टूडेंट आज तक नहीं देखी। उनके जाने के बाद मिस जो वंग दाजुआन के पास आती है और कहती है जानू तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि पीछे हटो, तुम कितनी तुम बदसूरत, अपने आप को आईने में देखा तुमने कभी? तुम कभी भी अपने आप को वंग यी से साथ मत मिलाना, वो बहुत खूबसूरत है। वो कहती तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वो ज़ोर से उसके मुंह पर एक चांटा मार देता है। उसके बाद मिस जो जाकर सनसन को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि हमें इन माँ बेटी से हारना नहीं है। पहले इन्होंने तुम्हारे बाप को हमसे दूर किया, तो अब तुम्हें कहीं ली से दूर न कर दें। तभी वहाँ पर ली बिंग कुन देखता है कि हेडलाइंस के अंदर उसकी और यूसी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो वो सोचता है कि यूसी ने सब कुछ उसकी अटेंशन पाने के लिए किया है। वो कहता है चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा यूसी, तुम्हें थोड़ा तड़पाना होगा मुझे। फिर उसके बाद वो बाहर आता है तो बाहर सनसन और उसकी मॉम बैठे होते हैं। तो उसकी मॉम को देखकर कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो सनसन कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तो हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। वो कहता है थैंक यू सो मच। वो फिर दिमाग के अंदर सोचता है कि यूसी चाहे जो मर्जी हो जाए, सनसन से ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत तो नहीं है। तभी वहाँ पर यूसी आ जाती है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही होती है और यूसी को देखकर ली बिंग कुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो सनसन की मॉम यूसी से कहती हैं कि तुम यहाँ पर ली हाउस के अंदर क्या कर रही हो, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? तो यूसी ली बिंग कुन से कहती है हनी ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हैं? हाँ, क्या इन लोगों की इतनी हिम्मत है कि ये मुझसे ऐसे बात कर सकें? तुम्हें तो पता है ना कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी टेंशन पाने के लिए किया था। वो कहता क्या तुमने ये सब कुछ मेरी टेंशन पाने के लिए किया था? वो कहती है हाँ, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी टेंशन पाने के लिए किया था। क्या तुम मेरी छोटी सी स्कीम भी नहीं समझ पाए? इतने सालों से हम साथ हैं, या अभी भी तुम इसको मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हो? मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है मैं फ़ेल हो गई। वैसे भी ये घर काफ़ी भरा हुआ है, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। तो ली बिंग कुन कहता है नहीं नहीं रुको रुको, और वो सनसन से कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो या मैं किसी को कह के तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊँ। वो कहती है बिंग कुन काका मुझे माफ़ कर दें, ये झूठ बोल रही है। तभी यूसी एक सीज़र उठाती है और सनसन के पास जाती है। वो कहती है क्या ये कपड़े ली बिंग कुन ने तुम्हें दिए हैं? कहती हाँ, ली बिंग कुन ने मुझे ये सब गिफ्ट दिया है क्योंकि उसे मैं पसंद हूँ। वो कहती है ये सब मेरे हिस्से के हैं, तुम मेरे हिस्से पर डाका डालोगी? ये कपड़े उतारो और अपने फटे पुराने कपड़े पहनो, वरना मैं ये कपड़े काट डालूंगी। फिर सनसन उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो यूसी रख के उसे एक चांटा लगाती है। फिर यूसी सब कुछ याद करती है कि कैसे उसने उसके हस्बैंड को उससे दूर कर दिया था और उसको पानी के अंदर भी धक्का दे दिया था और जानबूझकर उससे डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाने चाहे। वो कहती है कि ये सब कुछ जो तुमने मेरे साथ किया है उसके मुकाबले में एक चांटा तो बहुत ही कम है। वो कहती है चुप करो, मैं हिसाब लगा रही हूँ तुमने मेरे साथ जो जो किया। यूसी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फटे पुराने कपड़े लेकर आई हूँ, ये देखो जोन सा पसंद था चूज़ करके पहन लो। फिर वो कहती है बाय बाय।
फिर वो दोनों माँ बेटी फटे पुराने कपड़े पहनकर घर से बाहर चली जाती हैं। उसके बाद ली बिंग कुन यूसी के पास आने जाता है, लेकिन यूसी उसे कहती है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दूंगी। तो ली कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे कौन सा बर्थडे गिफ्ट चाहिए। वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें ऐसा बर्थडे गिफ्ट दूंगी कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा और तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे, लेकिन अभी के लिए आज रात तुम्हें गेस्ट रूम में सोना होगा। वहाँ दूसरी तरफ गुशन यूसी के रूम के अंदर जाता है तो मेड उसे बताती है कि यूसी यहाँ से चली गई है। वो कहता चली गई है। तभी गुशन के फ़ोन पे शाओजी की कॉल आती है जो कि ली की सिस्टर है। वो उसे कहती है देखिए मैं आपको क्या भेजती हूँ। फिर वो उसे यूसी और ली की क्लोजिंग पिक्चर भेज देती है। उसके बाद गुशन यूसी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। फिर यूसी अपने बाथरूम के अंदर नीचे आती है तो गुशन उसे कहता है तुम ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्यों आई हो। तो कहती क्या मुझे मेकअप कर कर और सज सज के आपके सामने आना चाहिए था, मैं सोने वाली थी इसलिए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तो वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट करोगी, अपने हस्बैंड से जान छुड़ाओगी, और तुम अब यहाँ पर ली के घर के अंदर हो। तो वो कहती है जाहिर सी बात है, मैं और ली हस्बैंड और वाइफ हैं, तो क्या मिस्टर गू को जेलसी हो रही है। फिर गुशन यूसी से कहता है कि मैडम ली आपका ये ड्रामा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, ये कैसा खेल खेल रही हैं आप। हाँ, ये डाइवोर्स का ड्रामा कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। कहती मैं सिर्फ उससे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि उसके पास कुछ भी ना बचे। तभी तो उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज की है ताकि कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूँ। वैसे भी इससे गू फैमिली को भी तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा ना। तो वो कहती है कि भरोसा रखो मुझ पर। वो कहता है देख लो मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ क्या। वो कहती है थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पर, नहीं तो अपने आप पर ही सही। वो कहती है चलो अब मैं चलती हूँ। फिर बाद में वो जाने लगती है तभी गुशन उसे पकड़ के गाड़ी में डाल लेता है और ज़बरदस्ती उसे घर ले जाता है और जाकर सीधा कमरे में ले जाकर लिटा देता है बेड के ऊपर। और वो यूसी उसे कहती है देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मेरी बात तो सुनो। तो गुशन मेड से कहता है कि आकर इसके कपड़े उतार दो। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। यूसी कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा पागल हो, ऐसा मत करो। फिर उसके बाद मेड्स उसके कपड़े उतार देती हैं तो वो ब्लैंकेट लेकर बैठी होती है। तभी गुशन वापस आता है और मेड से कहता है कि अलमारी के अंदर से भी सारे कपड़े निकाल दो। वो कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो। कहता कि मुझे नहीं पसंद कि तुम यहाँ से भागो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के कहीं जाओ, यहाँ से कहीं मत जाना, और अगर कहीं जाना हो तो मुझसे पूछ कर जाओ और मुझे बता देना अगर कहीं जाना हो तो मैं तुम्हें कपड़े दे दूँगा। वो फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूसी बहुत इरिटेट होती है और कहती है गुशन मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े वो हो। लेकिन वो हंसती है। वो कहती है तुम मुझे कभी भी रोक नहीं पाओगे। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। गुशन ऊपर से अपनी खिड़की में से यूसी को भागते हुए देख लेता है। वो कहता है ये लड़की क्या पागल है। वो उसके पीछे गाड़ी लेकर चला जाता है। यूसी जब उसको देखती है तो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है, लेकिन वो फिर से उसे उठाकर घर वापस ले आता है और सारे घर वाले उसे देखकर हंस रहे होते हैं। वो उसे कमरे में लाकर कहता है कि एयर कंडीशनर ऑन है वरना मैं तुम्हारा ब्लैंकेट भी ले जाता। कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्लैंकेट के बगैर भी भाग नहीं सकती। तुम नहीं जानते मैं कितनी बेशर्म हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्या तुम मेरा ब्लैंकेट खींचना चाहते हो? खींच लो, ये लो खींच लो। फिर वो अपना ब्लैंकेट उसके सामने खोल देती है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। उसका ब्लैंकेट बंद करता है और उसे कहता है तुम ये किस तरह का खेल खेल रही हो। हाँ, क्या तुम ली बिंग कुन के साथ डिवोर्स नहीं लेना चाहती? तुम उसके पास जाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो? कहती मैं शादीशुदा हुआ हूँ, मैं अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहती हूँ, इसमें गलत बात क्या है? वो कहता तुम उससे डाइवोर्स लेना चाहती हो ना, यहाँ तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता अच्छा हो जाए। वो कहती क्या तुम ये सोचती हो मेरे बारे में? कहता मेरा ये मतलब नहीं था। कहती तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हिफाजत कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। तुम इस तरह मत करो, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जब वो जाने लगता है तो वो उसको आवाज़ दे के रोकती है। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हिफाजत कर रहे हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे भी समझो कि मैं भी अपने बलबूते पे कुछ कर सकती हूँ। फिर वो याद करती है कि कैसे गुशा अपने भाई के पास आता था कि वो समझे कि वो कितना टैलेंटेड है, उसकी प्रेज़ करे, लेकिन उसने कभी भी उसकी बात को नहीं समझा। वो उसे कहती है कि हमेशा यही नहीं सच होता कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें कभी कभी अपना प्यार दिखाना भी होगा। ये सारी बातें सुनकर गुशन बहुत शर्मिंदा हो जाता है।
उसके बाद दिखाते हैं कि यूसी ने ली बिंग कुन के लिए एक बहुत ही बड़ी और ग्रैंड बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, जहाँ पर उसने बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को भी बुलाया हुआ था। जिस पर ली बिंग कुन की मॉम कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी इतनी होशियार भी है। तो यूसी हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पर गूशन आ जाता है। गूशन को देखकर यूसी की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। गूशन आकर ली को हैप्पी बर्थडे कहता है और उनके लिए गिफ्ट्स भी लाता है। वो खुद गिफ्ट लाता है यूसी के लिए। वो कहता है कि ये मैडम ली के लिए गिफ्ट लाया हूँ मैं। वो उसके करीब आता है तो यूसी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुमने सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को बुलाया था, अगर मैं ना आता तो इंसल्ट की बात नहीं थी। तो उसके बाद वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। तो यूसी अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं ना लगा मैंने उससे बात की, तुम जानते हो ना कि मैं ये सब कुछ ली फैमिली के लिए कर रही हूँ। तो ली बिंग कुन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर उसके बाद यूसी कहती है चलो हम ड्रिंक करते हैं। फिर यूसी जानबूझकर ली को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देती है, जिसके बाद वो होश में नहीं होता। तो वो उसे साइड पर ले जाकर कहती है कि तुम अपने कमरे में चलो, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट वहाँ पर रेडी है। उसके बाद वो उसको कमरे में भेज देती है। फिर खुद वो वहाँ से निकल के अपने घर आ जाती है। घर आकर वो रूरी को फ़ोन करती है, कहती क्या प्लान सक्सेसफुल हुआ। वो कहता हाँ मैंने खबर लीक कर दी थी कि ली बिंग कुन बेहोश है। तो वो दोनों माँ बेटी अब ली बिंग कुन के कमरे के अंदर ही जा रही हैं। वो कहती चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ मुझे घर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। तो रूरी कहता है हेलो हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। वो कहती है कोई हाल नहीं, पता नहीं किसने देख लिया। उसके बाद जब वो फ़ोन बंद करती है तो पीछे से ही गूशन घर के अंदर आ जाता है। जब गूशन अंदर आता है तो वो उससे कहती है कि क्या तुम दरवाज़ा नॉक करके नहीं आ सकते। तो वो कहता है कि अगर तुम इतना ही नॉक करवाना चाहती हो तो पहले लॉक करना भी तो सीखो। कहती मैं ली शाओ का इंतज़ार कर रही थी ना, इसलिए मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। ये सुनते ही गूशन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको दीवार की तरफ धकेलता है और उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, हाँ तुम क्या खेल खेल रही हो, क्या ये सब कुछ तुम्हारी एक्टिंग है या कुछ और। तुम ली बिंग कुन के साथ इतना ही खुश हो तो फिर ये हरकतें मेरे साथ क्यों कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये एक्टिंग है या कुछ और। कहती तुम्हें ये सब कुछ एक्टिंग लग रहा है, तुम्हें लगता है कि एक्टर्स जो है वो हार्टलेस होते हैं, उनमें दिल नहीं होता। मैं तो जब भी एक्टिंग करती हूँ अपनी पूरी दिल जान उसके अंदर डाल कर एक्टिंग करती हूँ। तो कहता फिर मुझे बताओ जो ये सब कुछ हमारे दरमियान हुआ क्या वो एक्टिंग था या असल। तो वो कहती है ये सब कुछ असल था। तो फिर वो उससे पूछती है तुम बताओ क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो। वो कहता है हाँ। तो फिर यूसी उसको किस कर लेती है। अगले दिन जब यूसी उठती है तो वो गूशन के बेड के ऊपर होती है। गूशन को देखकर यूसी चीखें मारने लग जाती है। वो कहती है जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो गूशन उठ जाता है। गूशन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे दरमियान सब कुछ हो चुका है। वो कहती है जो भी है तुम यहाँ से जाओ। कहता क्या तुम्हें मैं इतना ही बुरा लगता हूँ। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो कहता क्या तुम डाइवोर्स नहीं लेने वाली। वो कहती है अभी डाइवोर्स हुआ तो नहीं है ना, अभी डाइवोर्स लेना है मुझे, और मैं कुछ भी रवायात के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहती। लेकिन वो कहता है फ़िक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है। कल रात तुमने उल्टी कर दी थी और मेरे ऊपर भी, तो मैंने तुम्हारे सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे भी तुम अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाना चाहती थी क्या। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज कर दूं। वो कहती है क्या कह रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ़िक्र मत करो। उसके बाद जब यूसी नहा कर आती है तो वो उसको पूछती है कि तुम फ़ोन के अंदर क्या देख रहे हो। वो कहता है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए थी। कहती मुझे चाहिए थी। फिर वो अपने फ़ोन के अंदर देखती है तो कहती है रूई रूई ने क्या फ़िल्म किया, कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा, सही तरह क्लियर ही नहीं है। तो कहता है रूई रूई ने जो भी कैमरा एंगल सेट किया था वो थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैंने दूसरे कैमरा एंगल्स को भी बनवाया है तुम्हारे लिए, जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो कहती क्या सच में, अच्छा मुझे दिखाओ तो सही। वो कहता है क्यों, तुम्हें तो मेरी हेल्प नहीं ना चाहिए थी, तुम तो खुद ब खुद सब कुछ कर सकती थी। फिर वो उसको कहता है क्या तुम्हें सच में देखनी है। वो कहती है फिर उसके बाद उसे वीडियो दिखाता है। थोड़ी देर बाद वो बोलती है क्या मतलब, ये तो इतनी छोटी सी थी, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। वो कहता है कि तुमने एक बार आँख भी नहीं झपकाई और तुम ये बात कर रही हो। अच्छा, फिर यूसी बोलती है कि मुझे ये वीडियो सेंड कर दो ना। कहता क्यों, तुम इसको रिलीज़ करना चाहती हो क्या। कहता अभी तो नहीं करूँगी, लेकिन कहता मुझे पता है तुम्हारी हरकत है, तुम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले दिन रिलीज़ करना चाहती हो ना। कहते क्या तुमसे सब्र नहीं हो रहा। वो कहता कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम जल्दी घर आकर आराम करो, क्योंकि नानी चाहती है ना कि तुम्हारी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए।
तो वो उसके हाथ से फ़ोन छीन के वहाँ से भाग जाती है। कहती है अब मैं नानी को बताऊंगी कि उनका पोता क्या क्या हरकतें करता है, पीछे पीछे लोगों की फिल्म्स बनाकर रिलीज़ करना चाहता है। वो कहता तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो कहती मैं तो करूँगी। फिर वो उसको बेड के ऊपर चढ़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन छीन रहे होते हैं। तभी पीछे से रुई रुई आ जाता है और उनको ऐसी कंडीशन में देखकर चौंक जाता है। रुई को देखकर यूसी और गुलशन दोनों बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो रुई कहता है कि मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद जब ली बिंगकुन की आंख खुलती है तो वो सनसन के साथ होता है। सनसन को अपने साथ देखकर ली बिंगकुन हैरान हो जाता है और उसके बाद यूसी को कॉल करता है। वो कहता है कि कल रात तुम कहाँ चली गई थी। तो यूसी कहती है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं ना थी, तो फिर मैं उनको लेकर घर वापस आ गई। तो वो कहता है क्या तुम घर वापस चलेगी, मेरा बर्थडे गिफ्ट दिए बगैर तुम घर वापस चलेगी। कहती तो फिर मैं क्या करती, तुमने ही तो कहा था कि मेरी माँ तुम्हारे घर नहीं आ सकती, तुम्हारी बहन को ये पसंद नहीं ना है। क्यों, तुम्हारे हाथ कुछ हुआ है क्या तुमसे कोई गलती हुई है या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या हुआ है मुझे बताओ ना। फिर वो उससे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो यूसी कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं पसंद करते या किसी और को पसंद करते हो तो मुझे बता दो ना, हम जल्दी डाइवोर्स ले लेंगे। तो वो कहता है कि बार बार डाइवोर्स का नाम मत लिया करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा मैंने कल सारी फैमिली से ना बातें की थी, वो सब हमारी प्ले के अंदर ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी। तो कहती मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। तो कहता कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी कॉन्फ्रेंस है ना तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की गू फैमिली के साथ, तो बस तुम्हें उसके अंदर यही कहना होगा कि तुम हमारे पार्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती हो और उसके अंदर प्ले करना चाहती हो। तो कहती क्या मैं धोखा दूंगी। तो कहता तुम वैसे भी तो गू फैमिली को धोखा ही दे रही हो ना, तो तुम बस ये कह देना कि तुम हमारे प्ले के अंदर काम कर रही हो ना कि गू फैमिली के अंदर, तो सारे हमारे प्ले के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। तो कहती है ठीक है मैं ऐसा ही कर दूंगी। उसके फ़ौरन बाद गुशन की कॉल आ जाती है यूसी को। वो उससे कहता है क्या तुम हमारे प्ले के अंदर एक्ट कर रही हो या नहीं। वो कहती है कि मैं आपके प्ले के अंदर एक्ट कर रही हूँ, आपको किसने कह दिया कि मैं नहीं कर रही। तो वो कहता है कि रुई ने पता करवाया है कि कॉन्फ्रेंस की डेट आगे करवा दी गई है और तुम्हारी और ली की एनिवर्सरी वाले दिन कर दी गई है। और ये भी सुनने में आया है कि ली फैमिली तुम्हें अपने पार्ट के अंदर प्ले करवाना चाहती है। कहती है आपको सब कुछ कितनी जल्दी पता चल जाता है ना। कहता अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या हमारे पार्ट में प्ले करोगे या नहीं। कहती मैं वही करूँगी जो आप चाहते हैं। उसके बाद गुशन अपने मैनेजर से पूछता है क्या ली ने सब इन्वेस्टर से धोखे से पैसे लिए हैं, ये कहकर यूसी उसके ड्रामा के अंदर एक्ट करेगी। तो उसका मैनेजर कहता है जी सर ऐसा ही है। तो गुशन कहता है इसका मतलब अगर यूसी ने इसके ड्रामा में एक्ट नहीं किया तो ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा। चलो फिर मैं भी इसको ज़रा पैसे दे देता हूँ ताकि इसके बैंकक्रप्टीज का मज़ा मुझे भी आए। फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाता है तो वहाँ पे मीडिया उसको रोककर सवाल करती है कि मिस्टर गू आपका मैडम ली के साथ क्या चक्कर है, क्या आप दोनों का अफेयर चल रहा है। तो वो मीडिया से कहता है कि आपको मेरी ज़िंदगी में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से ली आ जाता है तो मीडिया उसके पास चली जाती है और उससे पूछती है क्या आप गुशन के इस फैसले से खुश हैं कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी एनिवर्सरी वाले दिन रखी है। तो उसके बाद ली कहता है कि खुश होने की क्या बात है, ये मेरा और मेरी वाइफ का ही डिसीजन था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी एनिवर्सरी के दिन रखेंगे क्योंकि हमारे ताल्लुकात आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर उसके बाद ली गुशन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें आज पता चलेगा कि किसी की बीवी पर डोरी डालने का नतीजा क्या होता है। तुमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं ना, लगता है तुम्हारे सारे पैसे डूबने वाले हैं। तो वो कहता अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है आगे। वहाँ दूसरी तरफ यूसी अपनी मॉम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी कर रही होती है। तो उसकी माँ कहती है कि यूसी मैंने सुना है कि तुम ली शाओ के ड्रामा के अंदर प्ले करने वाली हो जिससे उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा इज्जत होगी और उसको पैसे भी बहुत मिलेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम ये करो क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। तो यूसी कहती है माँ अब बदल गई हैं, आप पहले तो ऐसे नहीं थी, पहले तो आप कहती थी कि जहाँ तक हो सके हमें रिश्ते को चलाना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि मैं गलत थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि हम सिर्फ अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हैं। तो यूसी अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर वन दाजुआन आ जाता है और वो कहता है वायरू मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ।
देखो, हमारी बेटी और दामाद की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। यूसी को तो समझ आ गई, वो अपने हस्बैंड के साथ अब खुश रहना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यूसी की तरह मेरे साथ खुश रहो। काम को छोड़ो, काम तो होता रहेगा ना। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम गलतियाँ अब नहीं करोगी ना। तो यूसी की मॉम उसे कहती है कि मुझे अभी खाने के लिए नहीं जाना, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट तैयार किया है जो भी तुम्हारे लिए आ ही रहा होगा। तो वन दाजवान सोचता है कि ये मुझे डिवोर्स तो नहीं देगी, तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा तेज़ होगी। तभी पीछे से उसका मैनेजर आता है और कहता है मिस्टर वन के लिए ये गिफ्ट है। तो वो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है। जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को खोलता है तो उसके अंदर डाइवोर्स पेपर्स होते हैं। तभी वन वायरू का मैनेजर कहता है कि ये डाइवोर्स पेपर मिस वन ने दिए हैं, वो आपसे डाइवोर्स लेना चाहती हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप इसको साइन कर दें, लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं। जब वो दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता है तो उसके अंदर कोर्ट से रिलेटेड कुछ मटेरियल होता है। तो वो मैनेजर कहता है कि अगर आपने डाइवोर्स पेपर साइन नहीं किए तो हम आपको कोर्ट के अंदर लेकर जाएंगे, और अब आपके पास सिर्फ 10 दिन है सोचने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप आराम से ही डाइवोर्स दे देंगे। तो ये देखकर वन दाजवान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने तुम पर इतने ज़्यादा एहसानात किए, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए और तुम मेरे साथ ये कर रही हो। तो तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वन दाजवान को पकड़ लेते हैं। वन दाजवान अपनी वाइफ को बहुत बुरा भला कहता है, जिस पर आकर यूसी की मॉम उसको ज़ोर से एक चांटा मारती है और कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हारे एहसानात नहीं लिए, हमेशा थोड़ा बहुत काम करके अपने आप को और अपनी बेटी का पेट पाला है, बल्कि तुमने मेरे पैसों को भी अपने जुए के अंदर लगा दिया। तुम्हें इस जुए की लत की वजह से हमारी बेटी को भी एक सौदे की तरह बेच दिया। तो वो कहती है चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हूँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे खींच कर वहाँ से ले जाते हैं। जब वो वन दाजवान को बाहर लेकर जाते हैं तो कुछ गुंडे उसको मारने लगते हैं। तभी वो कहता है कि मैं मिस्टर गू का रिलेटिव हूँ, आप लोग मेरे से ऐसे नहीं कर सकते। तभी पीछे से गूशन आ जाता है। वो कहता है गूजो, आपको याद है ना कि मैं आपको किस तरह बचपन में एहतियात से घर वापस लेकर आता था, आपका ड्राइवर था ना मैं, प्लीज़ मुझे आज बचा लीजिए वरना ये लोग मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। तो वो कहता है कि आपने मुझे घर पहुंचाया, हाँ आप मेरे ड्राइवर थे ना। तो वो कहता है जी हाँ, और आपको पता है मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसको मैंने बड़ा किया है। कहता आपने उसको बड़ा किया है? तो फिर वो कहता है कि हाँ मैंने इसको बड़ा किया है, तो वैसे भी मेरी बच्ची थोड़ी सी नादान है, थोड़ी सी डिसोबीडियंट है, तो अगर बाप कोई अपने बच्ची को मारता है तो उसके अच्छे के लिए मारता है ना। तो गूशन कहता है आपने उसको मारा नहीं बल्कि मुझे मारा है, जब आप उसको मारते थे तो तकलीफ़ मुझे होती है, इसका मतलब आपने मुझे ही मारा है। तभी गूशन का मैनेजर बोलता है कि अब गूशन को इससे कोई मसला नहीं है, ये गू फैमिली के कोई रिश्तेदार नहीं है, आपको इनके साथ जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये कहकर गूशन और उसका मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं और ये सब कुछ यूसी और उसकी कमरे के अंदर बैठे इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो रोई रोई से कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ पिक्चर्स लेकर आना। कहता तस्वीरों में वो मज़ा कहाँ जो तुम हकीकत में देख सकते हो। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सनसन और उसकी मॉम भी आती हैं। सनसन अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या लिविंगस्टोन मुझे कबूल करेगा? तो उसकी माँ कहती है क्यों नहीं करेगा, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, मैं भी देखती हूँ वो कैसे तुम्हें मिसट्रीट करता है। तभी वहाँ पर वंग वाइडू और यूसी और गूशन भी आ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूसी और गूशन आपस में तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। तभी वहाँ लिविंगस्टोन आता है और अपने दिमाग के अंदर सोचता है कोई बात नहीं गूशन, हो जो जितने खुश तुमने होना है अभी, वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम्हारी हवाइयाँ ही उड़ने वाली हैं। तभी यूसी उसको देखती है और उसको आंख मार देती है कि मैं फिक्र ना करो तुम्हारी साइड पर ही हूँ। फिर यूसी वहाँ आकर बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा कि आज मेरी और मेरी हस्बैंड की वेडिंग एनिवर्सरी है और ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तभी वो लिविंगस्टोन को कहती है कि हनी तुम भी आओ रिपोर्टर से कुछ बात करो। तो लिविंगस्टोन वहाँ आता है और कहता है कि आज के दिन मेरे लिए बहुत अहम है,
मैं अपनी वाइफ यूसी को आज का सबसे बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। फिर वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि मैं यूसी को अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर रहा हूँ, मतलब वो हमारे नए ड्रामा के अंदर प्ले करेगी और इसके लिए इसे फ़ीस भी डबल दी जाएगी, जितना गुलशन देता था उससे ज़्यादा दूंगा मैं। फिर रिपोर्टर्स उसके यूसी से पूछते हैं कि क्या आपसे इन्होंने पूछा था ये सब कुछ करने से पहले, या क्या आप इस सब से खुश हैं। तभी वहाँ पर लीविंग की उनकी मॉम और उसकी बहन आ जाती हैं, जो कहती हैं कि क्यों नहीं खुश होगी, एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से आई हुई लड़की को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका मतलब वो ज़ाहिर है खुश ही होगी ना। भी रुई रुई उठता है और कहता है कि मिस्टर ली, आपको नहीं लगता कि आप गलत बोल रहे हैं। पहले आप मिस ली को साइन नहीं करना चाहते थे और अब जब उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है तो अब आप उनको अपने प्ले के अंदर डालना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है आप मिस्टर गू की कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने प्ले को डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं कि वो लोगों तक पहुंच जाए। हाँ, और आप इसको गिफ्ट तो नहीं ना कहेंगे। मुझे तो लगता है आप अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वैसे भी मिस ली जितनी पॉपुलर हैं आपको उससे डबल ही फ़ायदा होने वाला है, तो ये किसी भी एंगल से मिस ली के लिए गिफ्ट तो ना हुआ। तो लीविंग को उनकी मॉम कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे ऐसे बात करने की, तुम हो कौन। हाँ, तो वो कहता है मैं यूसी का एजेंट हूँ और मिस्टर गू का कज़न भी, और मुझे पूरा हक है मैं ऐसे बात करूँ। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं है बात करने का। तो फिर यूसी रूही रूही को चुप करवाती है। वो कहती है रूही रूही, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। तुम इनको ऐसा मत कहो, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट सच में मेरे लिए गिफ्ट ही है। तुम चुप कर जाओ और मुझे पेन दो, मैं इस पेपर को अभी साइन कर दूँगी। रूही रूही पहले मना करता है, वो उसके जेब में से पेन निकाल लेती है और साइन कर देती है। फिर लीविंग को अपनी मॉम और अपनी बहन को दिखाता है कि देखो हमारी लाइव कॉन्फ्रेंस आ रही है जिसकी वजह से बहुत से लोग मेरे प्ले के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसकी माँ और बहन बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो सब चाहते हैं कि मैं एक साइन करूं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि ये प्ले के अंदर यूसी मौजूद होगी। अगर वो नहीं होगी तो ये सारा पैसा वापस चला जाएगा, वरना मैं कुछ भी नहीं हासिल कर पाऊँगा। वो कहती है कि ये कहाँ जाएगी, तुम जल्दी से साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं होता तुम कर दो। तो रूही और यूसी जो है वो आगे जाकर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं लगता है इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही दिया। फिर सनसन लीविंग गुन को मैसेज करती है और कहती है लीविंग गुन गागा, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करूँगी, आप मुझ पर भरोसा रखें। तो लेकिन यूसी को आपके साथ देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आज रात तुम्हारा दिल भी ठीक कर दूंगा। कहती मुझे नहीं लगता कि आज रात हमारे लिए एक साथ होना बेहतर होगा, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए, मैं तब आपसे बात करूंगी। वो कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर मौजूद सब लोगों के फ़ोन के अंदर एकदम से मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर लीविंग कुन और सनसन की वीडियो होती है जो उन्होंने एक साथ एक रात गुजारी होती है, वो उसकी होती है। तभी सब लोग लीविंग कुन और सनसन की तरफ इशारा करके कहते हैं ये तो ये है, ये तो ये है। तभी वहाँ पर यूसी भी आ जाती है। फिर लीविंग कुन यूसी के पास आता है और उसे कहता है यूसी मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूसी कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ पर गुलशन की मॉम और उसकी नानी आ जाती हैं। वो यूसी से कहती हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो लीविंग उनकी मॉम कहती हैं कि आप होती कौन है हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने वाली, हाँ ये हमारी बहू है, हम खुद अपना मामला सब संभाल लेंगे। तो गुलशन की मॉम कहती हैं कि यहाँ पर जो भी मौजूद हैं उन सबके पास जिसके पास भी अकल होगी ना वो इस मामले में इंटरफेयर ज़रूर करेगा। और वैसे भी यूसी और वंग वायरू दोनों हमारे घर में ही रही हैं और यूसी को तो हमने बच्चों की तरह पाला है, वो बचपन से हमारे साथ ही रही है, तो हमें सबसे ज़्यादा हक है कि हम उसके मामले के अंदर बोलें। और लीविंग गुन ये लो तुम्हारा इनाम। फिर लीविंग कहते हैं कि ये तो वही पेपर्स है ना जिसको हमने अभी साइन किया है। तो वो कहती है जी हाँ ये वही पेपर्स हैं। तो क्या उसकी माँ कहती क्या तुम अब कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लोगी, फंड्स वापस ले लोगी, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती किसने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने इसके डिफ़ॉल्ट टर्म्स नहीं पढ़ी जिसके अंदर लिखा था कि अगर कंपनी को कोई भी नुकसान हुआ या फिर लीडर की कोई भी जो है वो फजूल वीडियो जो है वो लीक हुई या फिर रेपुटेशन ख़राब हुई तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो कंपनी पे पड़ेगा। इसके बाद सारे के सारे राइट्स जो है वो तुमसे ले लिए जाएंगे और सारी इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दी जाएंगी। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और यूसी मुस्कुरा रही होती है।
तो ली बिंगकुन की बहन कहती है कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब तो हम लोग गए। लेकिन ली बिंगकुन कहता है नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, जब तक यूसी हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा। तो वो यूसी से कहता है कि प्लीज़ मेरी बात पे भरोसा करो। तो यूसी कहती है ली शाओ, मैंने तो पहले भी तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन तब भी मैंने भरोसा नहीं किया, मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रही, लेकिन अब तो हद हो गई है। तभी वहाँ से रिपोर्टर उठता है और वो कहता है कि मैडम को तो पहले ही इसकी बातें बता दी, फिर भी वो इसके साथ कोऑपरेट करना चाहती थी, लेकिन यही इतना बदतमीज़ आदमी है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो ली बिंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो सनसन के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने जानबूझकर मुझे सीड्यूस किया है, मैं उस दिन बहुत नशे के अंदर था, मुझे तो पता भी नहीं क्या हुआ है। तो सनसन की मोम आके बोलती हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरी बेटी के बारे में, हाँ वैसे भी ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वहाँ पर बैठे सब लोग हैरान हो जाते हैं। सनसन की मॉम कहती हैं कि तुम मेरी बेटी से कह रहे हो कि इसने तुम्हें सीड्यूस किया है, तुमने इसको सीड्यूस किया है, तुमने इसको झूठी झूठी बातें बताई हैं। वो कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता ये सब झूठी हैं, ये दोनों फ्रॉड हैं। तभी सनसन अपने मोबाइल फ़ोन से ली शाओ की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, क्योंकि तुम्हारी बहन तो इतनी अच्छी भी नहीं है, मैं उसको जल्दी ही डाइवोर्स दे दूँगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर ली शाओ जल्दी से सनसन को अपने पास खींचता है और उसको रख के चांटा मारता है। तो सब वहाँ पे बैठे कहते हैं कि ये कितना बदतमीज़ आदमी है। यूसी कहती है कि तुम एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हो। तो वहाँ पे बैठी ऑडियंस कहती है कि इसका मतलब सारी बातें सच थी, ये सच में यूसी को पहले भी मारता ही होगा। ये सब सुनकर ली बिंगकुन हार मान जाता है और अपने पैर वहीं पे पटकने लग जाता है। फिर यूसी सनसन और उसकी मॉम को आराम से बाहर लेकर आती है और उनसे कहती है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपसे नफ़रत नहीं करती, लेकिन आप लोगों के लिए सज़ा अब के लिए बहुत हो गई, तो अब आप जाकर सनसन का ख्याल रखिए, ये प्रेग्नेंट है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, वो भी कहती है ठीक है। तभी पीछे से ली बिंगकुन आ जाता है और कहता है कि यूसी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यूसी मुस्कुराकर कहती है क्यों ना तुम अपने घुटने ज़मीन पर लगा दो। तभी ली बिंगकुन की माँ पीछे से आती है, कहती तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो कहती है जब मैं आप लोगों के घर में कोई भी गलती करती थी तो आप लोग मुझे घुटनों के बल बिठा कर मुझसे माफ़ी मंगवाते थे ना, तो ये फैमिली ट्रेडिशन है तो इसको फॉलो तो सबको ही करना चाहिए ना। तो फिर उसकी माँ कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ली बिंगकुन अपनी माँ को पीछे करता है और नीचे घुटनों पर बैठकर यूसी से माफ़ी मांगता है। फिर उसके बाद गुशाओ जिसकी रूह यूसी के अंदर होती है वो सोचता है कि इसका मतलब यूसी को शुरू से ही एक्टिंग करना बहुत पसंद था। फिर वो याद करता है कि कैसे यूसी एक दिन उसके कमरे में आई थी और वो कह रही थी कहने लगती है तभी रुक जाती है। उसके बाद वो उसको ली शाओ के साथ देखते हैं और ली शाओ उसकी एक्टिंग के ख़िलाफ़ होता है। जब वो एक रोल के लिए अप्लाई करती है तो वो सिलेक्ट हो जाती है। जब ली शाओ को ये बात पता चलती है तो वो यूसी को कितना मारता है और मारते वक्त ही यूसी का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, तो वो उसके शोल्डर को और ज़ोर से दबाकर उसको और तकलीफ़ देता है। और जब सनसन उसके पास डाइवोर्स एग्रीमेंट लेकर आती है और उससे कहती है कि ली शाओ ने ये डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, तो यूसी कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन यूसी ने उसका हाथ पकड़ा होता है। तब यूसी को वो सारा ख्याल आता है कि ली शाओ ने उसको कितना मारा और कितना टॉर्चर किया है। तो इन सब से तंग आकर वो मुस्कुराकर पानी में गिर जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पर यूसी अपने हस्बैंड से कहती है कि पति देव मेरा ना शोल्डर दोबारा से दुखने लग गया है, मैं चाहती हूँ कि वो भी एक्सपीरियंस करो तुम्हें भी पता चले कि ये दर्द कैसा होता है। फिर ली बिंगकुन उसे कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। वो कहती है कि अगर तुम्हारी बाजू टूट भी गई ना तब भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तभी वहाँ से रुई आता है और उसको देता है डॉक्यूमेंट। तो यूसी वो डॉक्यूमेंट ली बिंगकुन को देती है जो डाइवोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। वो कहता तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो और तुमने मेरे पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। कहती मैं ये बात नहीं मानती, अगर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं भी दोगे तो मैं फ़ाइल कर दूंगी कोर्ट के अंदर, और तुम्हें जानते ही हो कि नतीजा क्या निकलेगा। तुम्हारे पास ना तो पैसे हैं और मेरे पास वीडियोस भी हैं जो ये बताती हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। वीडियोस के अलावा सब रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और तुम जानते हो कि अगर ये वीडियो दोबारा लीक हो गई तो तुम्हारे पल्ले बाकी कुछ जो बचा है वो भी नहीं रहेगा। ली बिंगकुन वहीं पर सर पकड़कर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम जहरीली औरत, तुमने गू फैमिली के साथ मिलकर मेरा ये हाल कर दिया।
तो उसकी माँ कहती है कि जो भी हो, ये गू फैमिली तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रहेगी ना। तुमने अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ ऐसा किया है। हाँ, कौन होगा जो तुमसे शादी करेगा? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम एक्टिंग कर रही हो तो तुमसे हर कोई शादी करने के लिए मर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ पर गुलशन आ जाता है और कहता है मैं करूँगा इससे शादी। तो यूसी उसको देखकर हैरान हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि ये इतनी देर से कहाँ था? तो गुलशन कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा अरेंजमेंट्स देख रहा था। तो यूसी कहती है कि यहाँ पर उधम मचा हुआ है और तुम्हें अभी भी कॉन्फ्रेंस की पड़ी है, तुम यहाँ से चलो। तो कहता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए नहीं बल्कि अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी की तैयारी के लिए गया था। मैं गुलशन अपनी और यूसी की इंगेजमेंट सेरेमनी का अनाउंसमेंट करता हूँ। यूसी गुलशन से कहती है क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम क्या कर रहे हो? कहता तुम मेरी कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना बदला ले सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता? तो उसके बाद ली बिंग कुन कहता है कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते, ये अभी भी मेरी बीवी है। तो कहता है कि ली बिंग कुन मैं तुम्हें याद करवा दूँ कि तुम नहीं थे जो यूसी से डाइवोर्स लेना चाहते थे, और जब ये अमीर हुई तो तुम इसको छोड़ नहीं रहे, और वैसे भी अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम डाइवोर्स ना दे सको। तभी ली बिंग कुन की माँ कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ये अभी भी हमारी बहू है और हमारी ही रहेगी। तो उसके बाद गुलशन की मॉम कहती है कि मेरे बेटे की इसके साथ इंगेजमेंट हो गई है, और जब तुम्हारा बेटा इसे डाइवोर्स देगा तो मैं एक ग्रैंड सेरेमनी भी रख दूँगी अपने बच्चों के लिए और तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगी। तभी वहाँ पर ली शाओ का मैनेजर आ जाता है और उसे बताता है कि बाकी सारे इन्वेस्टर्स ने भी ये लाइव कॉन्फ्रेंस देख ली है और वो सब के सब अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये सुनते ही ली बिंग कुन की माँ वहीं पे बेहोश हो जाती है और गुलशन की मॉम कहती है कि अगर तुमने डाइवोर्स के मैटर को और ज़्यादा देर की तो तुम बैंकरप्ट हो जाओगे और हम तुम पर एलिगेशन फ़ीस भी लगा देंगे, जिसके बाद तुम्हारे पास जो बचे कुछ चीज़ें हैं वो भी बिक जाएंगी। तो ली बिंग कुन अपना सर पकड़कर चीखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गुलशन की मॉम कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं। तो वो रिपोर्टर्स ही कहती है कि ये ले जी, मैंने आप लोगों को लिए एक नया जो है वो किस्सा खोल दिया, अब आप जी भर कर अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। फिर वहाँ पे गुलशन आता है और यूसी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया, लेकिन यकीन करो माँ, नानी और बाहर भी सब कोई बहुत खुश है हमारे इस रिश्ते से। तो कहती है क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? वो कहता है हाँ जा सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि सब लोग ये कहें कि गू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा एक मिस ली की मिस्ट्रेस को अपना बनाने में नाकाम रहा तो तुम जा सकती हो। कहती कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम पर एहसान कर देती हूँ। कहता बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी कहती मैं एक्टिंग करने में माहिर हूँ। तो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सब एक्टिंग है तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, ये सब एक्टिंग नहीं है मेरी जान, और वैसे भी नानी चाहती हैं कि तुम्हारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो वो उसको कूनी मारती है, वो कहती तुम भी ना। फिर वो दोनों रिपोर्टर्स के सामने तस्वीरें खिंचाते हैं और गुलशन उसके हाथों के अंदर अंगूठी पहना देता है और सब लोग खुश होकर उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। फिर ली बिंग कुन और यूसी ड्रेसिंग रूम के अंदर होते हैं। तभी बायरुई वहाँ पर आता है और कहता है कि ली बिंग कुन ने डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर बायरुई वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुलशन यूसी से पूछता है कि मुझे लगता है तुम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ आपको हमेशा भाई की तरह देखा है ना। तो वो कहता तो मैं गू फैमिली का असल बेटा नहीं हूँ, मैं एक अडॉप्टेड सन हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो उसकी तरफ हैरानगी से देखने लगती है कि ये क्या कह रहा है। वो कहता हमारे अंदर सारी ताकत होती है। फिर वो कहती है कि लड़की बनना आसान थोड़ी है। तो वो कहता है कि लड़की या लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, ताकत तो हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे हम लड़के हैं या लड़की, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यूसी और उसकी मॉम बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं और वो डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज़ में जा रहे हैं। इसी तरह एक दिन वो अवार्ड सेरेमनी से घर लौट रहे होते हैं तो पार्किंग लॉट के अंदर यूसी गुलशन से बात कर रही होती है, जहाँ पर गुलशन उसे तंग करता है कि क्या तुम अभी भी शादी के लिए नहीं मानी। तो वो कहती है मान जाऊँगी मान जाऊँगी। कहता वैसे मैं रिपोर्टर होता ना तो तुम पे क्वेश्चन कर देता कि तुम गू फैमिली के घर के अंदर रह रही हो और शादी नहीं कर रही। कहती क्यों, मैं माँ से प्यार करती हूँ, नानी से प्यार करती हूँ और तुमसे भी प्यार करती हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा चलो तुम जल्दी से घर आ जाओ, आज वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो फ़ोन को नीचे रख के सोचती है कि हमारा बर्थडे भी एक ही दिन आता है, मतलब गुशा और यूसी का बर्थडे भी एक ही दिन होता है। तभी पीछे से ली बिंग कुन आ जाता है और उसको देखकर यूसी चीखने लगती है और फ़ोन अभी ऑन ही होता है तो गुशन उसकी आवाज़ सुन लेता है।
ली बिंग हुन उसको तंग कर रहा होता है। वो कहता है भागो भागो, जहाँ तक जा सकती हो भागो। पहले यूसी ली बिंग हुन को थोड़ा सा मारती है, लेकिन इसके बाद वहाँ पे वन दाजवन यानी कि उसका डैड आ जाता है और वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अभी इसको चोक ही कर रहा होता है तो पीछे से गूशन आ जाता है और उसके डैड को मारता है और कहता है यूसी तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ, इन लोगों को सज़ा यही है कि इन लोगों को पुलिस कस्टडी के अंदर रख दिया जाए। वो कहता है कि हाँ ठीक कह रही हो। वो कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, नानी और माँ घर में इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो पीछे से ली बिंग हुन उठकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो हमला गूशन के ऊपर हो जाता है। मगर गूशन फिर भी हार नहीं मानता और ली बिंग हुन का सामना करता है और उसे हरा देता है, लेकिन उसके कंधे से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है तो यूसी उसे घर ले आती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गूशन अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है और वो सही सलामत है। तो उसकी माँ और नानी उससे पूछती हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो यूसी कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं अब क्या कर सकती हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा मत सोचो, तुम लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तो उसकी माँ और नानी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूसी गूशन के पास आकर बैठती है तो गूशन उससे पूछता है कि तुम मुझसे हमेशा इतना दूर क्यों रहती हो। वो कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। वो कहता है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। वो कहती मेरे से पहले गूशा भी तो एक्टिंग में था ना, आपने कभी भी उसको इतनी तवज्जो से नहीं देखा। तो वो कहता है कि मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, मैं तो हमेशा से उसको बहुत पसंद करता था, उसकी एक्टिंग करियर से भी प्यार करता था, लेकिन बस मैं ये चाहता था कि वो अपना ख्याल रखे। रोज़ाना उसको कोई ना कोई चोट लगती थी, मैं उसको ऐसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। अगर आज वो मेरे पास होता तो मैं उसको बताता कि मैं उससे कितना प्यार करता था और उसकी एक्टिंग से भी बहुत खुश था। हालांकि मैं तो खुद चाहता था कि मैं उसके जैसा बन जाऊँ। ये सुनकर यूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो फिर गूशन उसको गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यूसी अपनी माँ की सेकंड मैरिज करवा रही होती है और उनसे कहती है कि बेशक ये आपकी दूसरी शादी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। तो उसकी माँ यूसी से पूछती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो वो कहती है हाँ पूछिए ना। वो कहती है चलो छोड़ो रहने दो। वो कहती है पूछिए ना, बाद में कहाँ मौका मिलेगा। फिर वो उससे पूछती है कि मेरी वो भोली भाली सी लड़की कहाँ चली गई। तो वो अपनी माँ को देख के कहती है कि फ़िक्र मत करें, वो यहीं है, वो हमेशा से यहीं है। तो उसकी माँ खुशी से आगे चली जाती है। फिर जाकर वो गूशन से मिलती है, जहाँ पर गूशन उसे कहता है कि चलो अब तुम्हारी मॉम की शादी हो गई है, अब हम दोनों वर्ल्ड टूर पर निकलने की तैयारी करते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो यूसी उसको रोक कर कहती है कि गूशन दरअसल मैं ही गूशा हूँ। तो फिर वो उसकी तरफ हैरानगी से देखता है तो यूसी कहती है छोड़ो मैं मजाक कर रही थी। वो फिर उसके कान में जाकर कहता है कि मुझे पहले से ही पता था। तो यूसी ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या मतलब तुम्हें पहले से पता था। फिर गूशन मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है और फिर यूसी भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है।